अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जो मौसम है आज का, बड़ा ही खूबसूरत धुंध, अंधाधुंध, मुल्तान में धुंध का राज है। और इस धुंध को यकीनन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। जब सुबह आंख खुलते तो पहला सवाल अम्मा से यही होता है, अम्मा आज बाहर का मौसम कैसा है? धुंध है, बारिश हो रही है, धूप निकली हुई है, क्या चल रहा है? तो अम्मा फिर बताती हैं कि जी ये सूरत हाल है बाहर, तो इस हिसाब से आपने जो है अपने आप को कवर करके जाना है। मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है और साथ साथ अपनों का ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि हम अपनों का ख्याल रख सके। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप नाश्ता करें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखें और जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं, हेल्दी पैटर्न्स हैं, हेल्दी बिहेवियर्स हैं, उनको अपनी रूटीन में शामिल करें, नॉट टेम्परेरली बट परमानेंटली। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और करना चाहिए भी, क्योंकि यही रूटीन है और यही जिंदगी है कि हमने चीजों को चलाए रखना है। ब्रेक लें, ब्रेक इज इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म ब्रेक लें, अपने आप को एक छोटा सा ब्रेक दें, वक्त दें, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पे होना चाहिए, परमानेंट नहीं कि आप रुक ही जाएं, स्टक हो जाएं और ब्रेक लगा दें, हर चीज को स्टॉप पे लगा दें। ऐसा नहीं करना। शॉर्ट टर्म ब्रेक लें, फिर उठें और देखें कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किसको जिंदगी में ऐड करना है, किसको स्किप करना है, क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। तो बहुत सारा एक जो एनालिसिस का प्रोसेस होता है वो हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, बहुत सारी चीजों को देखना चाहिए और फिर उसके हिसाब से हमें स्टेप्स आगे लेने चाहिए। हमारे साथ इस सेगमेंट में जो पर्सनालिटी, जो शख्सियत, जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक कराची से है। बज़्मे मुहिब्बाने अदब कराची की तंजीम जिसकी ये चेयरपर्सन है और इनका नाम है कीश्वर उरूज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो कराची के लोग हमारे मेहमान बने और रोही के मेहमान बने हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने टाइम दिया और इतनी दूर से आई। और कैसा लग रहा है वैसे आपको? मुल्तान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी, ज्यादा सर्दी है, बल्कि कराची वालों को इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ जी। और थोड़ा डिस्टर्ब हुए आके, तबीयत भी खराब हुई। लेकिन ये कि मुल्तान में आके हमें इसलिए भी अच्छा लगता है कि हमारे रिलेटिव हैं यहाँ पे। नहीं। हाँ, और ये है कि बहुत लविंग हैं लोग यहाँ के। तो मैंने यहाँ पे इवेंट भी एक करवाया है अपनी तंजीम की तरफ से, तो बहुत अच्छा रहा, सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। यानी यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक हो गया। मजीद इन डिटेल हम बात करेंगे। कीश्वर उरूज शायरा हैं लेकिन साथ साथ ब्यूटिशियन भी हैं बाय प्रोफेशन, तो इसके हवाले से भी बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप हम इनकी पर्सनालिटी देखते हैं तो दिस इज लवली, मतलब बहुत खूबसूरत। और फिर हर चीज का एक तरीके से चलना और हर चीज का ख्याल रखना, ये चीज बड़ी जरूरी होती है। आप कितने वेल प्रेजेंटेड रहते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने ऊपर, अपने आउटलुक पे कितना काम करते हैं, ये चीज बहुत जरूरी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। गुफ्तगू का हम आगाज करेंगे बाकायदा के कैसे इस फील्ड में आई, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और मौसम के हिसाब से, मौसम के हवाले से शेर व शायरी भी चलनी चाहिए, बिकॉज ये वक्त की जरूरत है। लेकिन ये सब हम करेंगे अपने सेगमेंट के बाद, जो कि है आज नेकी की बात। देखते हैं कि हमारे मजहबी स्कॉलर आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि आदमी जादू से कैसे बच सकता है, और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता किसी पे जादू हो जाए तो उसका तोड़ क्या है। तो उसका तोड़ ये है, 18वें पारे में सूरत अंबिया आखिरी आयत, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ये पूरी सूरत ख़त्म होने तक इस आयत की तिलावत कर ले। 3 मरतबा इस आयत की तिलावत करके पानी पे दम कर दे, उस पानी को उस आदमी पे छिड़क दे जिस पर जादू का असर हुआ हो, या उसके कान में फूंक मार दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जादू के असर को ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जादू के असर से मुझे भी, आपको भी और सब मेरे सामीईन को महफूज फरमाए। आमीन 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 आमीन। बिल्कुल इन नेगेटिव चीजों से और
सोसाइटल जो हमारे इवल्स हैं इनसे बचने की जरूरत है। खुद भी ऐसे काम ना करें और जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी खड़े होने की जरूरत है। ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो कि हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और हमारे साथ इस सेगमेंट में आपसे जिक्र हुआ किश्वर उरूज मौजूद हैं, कराची से आई हैं और कराची के लोग आज बने हैं रोही के मेहमान। पहले तो हम जरा ये जान लेते हैं कि जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है। मुल्तान आए कितना टाइम हो गया है, कब आई है मुल्तान आप? एक हफ्ता हो गया है। एक हफ्ता हो गया है आपको मुल्तान आए हुए। और मुल्तान आती रहती हैं? मुल्तान हाँ, साल में 2 साल में चक्कर तो लगता ही है। साल में 2 साल में आपका चक्कर लगता है? मुझे लगा आप फ्रिक्वेंटली आती रहती होंगी। नहीं, वैसे रेगुलर इतना आना आसान नहीं होता क्योंकि वर्किंग वुमेन हूँ। हाँ, तो जाहिर है अपने काम पे भी तवज्जो देनी पड़ती है। यस। तो बाय प्रोफेशन आप ब्यूटिशियन हैं जी। कैसा चल रहा है ये काम? ब्यूटिशियन तो मैं तकरीबन 20 इयर्स हो गए मुझे ये काम करते हुए। 20 साल हो गए हैं आपको इस प्रोफेशन में इन हुए हुए। और अभी तक करंटली आप क्या समझते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट आ गई है? वैसे तो ऑब्वियसली आपकी स्किल्स पॉलिश होती रहती हैं जितना आप एक चीज को टाइम देते हैं, तो कितनी इंप्रूवमेंट आ गई? क्या क्या एक्सपीरियंस, तजुर्बा आपको आगे लेके जाता है। बहुत जाहिर है जितना टाइम आप स्पेंड कर देंगे उसके हिसाब से आप आगे चले जाएंगे। तो माशाल्लाह मेरा अपना एक सैलून है कराची में, मैं खुद रन करती हूँ और माशाल्लाह अब मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प आउट कराती है। माशाल्लाह, यानी आपकी बेटी भी आपके साथ इस काम में इन है। बहुत अच्छी बात है। जो लड़कियां, जो खवातीन घर पे बैठी हैं और ये समझते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है लेकिन उनके पास स्किल है, हुनर है, तो आप क्या उनके लिए पहले तो एक मैसेज से जरा आगाज हो जाए ना? पहली बात तो ये कि अब वो वक्त नहीं रहा कि खवातीन घर पे बैठें और अपना टाइम भी जाया करें। क्योंकि अगर ठीक है, अगर फैमिली से परमिशन नहीं है या बाहर नहीं जा सकते तो अब तो हर चीज आप मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं। अगर आप, बात खवातीन ऐसी होती हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती है लेकिन टैलेंट तब जाता है फैमिली सपोर्ट नहीं होने की वजह से, और शदीद क्रिटिसिज्म का निशाना भी बनाया जाता है। हाँ, लेकिन ये कि अगर सीखना चाहती है तो सीख के वो अपनी फैमिली में भी कर सकते हैं काम। ठीक है, यानी ये एक हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हम अगर गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास फोन है, तो हम उसका बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने तो जब काम सीखा तब तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी अपनी मेहनत भी की और हिम्मत भी की, फिर सपोर्ट भी जाहिर है थोड़ा बहुत फैमिली का भी था। बल्कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ एजुकेटेड तो है, लेकिन हमारी फैमिली से बाहर आउटसाइड यानी जाके खवातीन का काम करने का इतना रुझान नहीं था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टर हैं, ही इज वेरी नाइस, और मैं हस्बैंड की सपोर्ट से ही चल रही हूँ। वाओ, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपके पास सपोर्ट थी और आपने उस सपोर्ट की मदद से चीजों को आगे बढ़ाया। जी जी, और एक अच्छी जानिब चीजों को ट्रैक पर लेके आई। वेरी गुड। शेर व शायरी की जब हम बात करते हैं तो ये शायरी का आगाज कब से हुआ? शायरी का आगाज तो स्कूल लाइफ में, पहले मैं मिली नगमे वगैरह लिखती थी। उस वक्त तो इतना मतलब कि सेंस नहीं था, आइडिया तो था कि हाँ शायरी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस्लाह कभी हुई हो। तो ऐसी शौकिया लिख लिया, कभी कॉलेज में ऐसी शेर व शायरी के मुकाबलों में हिस्सा ले लिया, कभी शौकिया तौर पे। हाँ शौकिया, मतलब ज़ौक था। हाँ ठीक। फिर अभी लास्ट 2 इयर्स अभी जो गुजरे हैं लॉकडाउन में, मैं फेसबुक पे काफी पोइट्री लगा रही थी क्योंकि उस वक्त तो कोई काम ही नहीं था, बिजनेस भी ऑफ, टोटली बिल्कुल सब कुछ बंद था। कंप्लीटली हम आइसोलेशन में चले गए थे। बिल्कुल कंप्लीटली, जो आइसोलेटेड नहीं था वो भी आइसोलेट थे। बिल्कुल। तो जब फेसबुक पे मैंने अपनी पोइट्री जब लगानी शुरू करी तो मेरे पास कुछ शायर हजरात आए, उन्होंने बोला नहीं आप आए, आप सर्कल में आप इन हो और अपनी शायरी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस तरीके से तो आपके अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर ही नहीं आ रही। तो फिर इस तरीके से मैं आ गई, लेकिन मैंने अपनी तंजीम बहुत जल्दी बनाई। तंजीम, और इस तंजीम को आपने शुरू कैसे किया? बस मैंने तंजीम बनाने के बाद मुशायरे स्टार्ट किए और माशाल्लाह से मैंने काफी मुशायरे करा दिए अब तक कराची में। और अभी मैंने एक मुशायरा बिफोर वीक कराया है लाहौर में, माशाल्लाह वो बहुत शानदार मुशायरा था, और अभी एक कराया है मुल्तान में। ऑडियंस का रिस्पांस आपको कैसा लगता है? ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बल्कि शायरी के जरिए लोगों के हर किसी के जज्बात सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछूं, जो कि वैसे तो बज़ाहिर बड़ा टिपिकल मालूम होता है, लेकिन शायरी एक्चुअली है क्या? शायरी आपके दिल की आवाज है। दिल की आवाज? हाँ, हर इंसान के अंदर दिल की आवाज तो होती है, तो वही शायरी है। बाज लोग लफ्जों में ढाल लेते हैं, बाज लोग चेहरे से बता देते हैं कि हमारे पर ये गुजरी है, लेकिन आप जो लिखते हैं वो आप पे
गुजरने वाली चीजें ही होती हैं। हाँ बिल्कुल। आपके एहसासात, आपके जज्बात, आप उनको लफ्जों में बना के शायरी बना लेते हैं। बिल्कुल। और शायर बनाया नहीं जाता, शायर तो होता है। दिस इज गॉड गिफ्टेड। यस, गॉड गिफ्टेड है ये। और किसी जिंदगी के किसी भी पॉइंट पे, इफ नॉट वेरी अर्ली, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन जिंदगी के किसी स्टेज पे, लाइक आप टीनेज में आ गए हैं या आप उससे बड़ी उम्र में आ गए हैं, तो क्या ये शौक अगर आपके अंदर है लेकिन अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया, तो आप क्या समझते हैं कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपके वो अंदर का शायर बाहर लाने में? भाई यही कह सकते हैं कि आप पे जो गुजर रही है, हाँ, जिस वक्त आपको ये फील हुआ कि अब आपने ये चीजें बाहर ले आनी है, तो आप उस वक्त ही बता सकते हैं। मतलब बाज़ बहुत से लोग हैं, जैसे मिर्जा निगारी है, मिर्जा निगारी में जाहिर है हंसने हंसाने का शौक सबको हाँ। होता है, लेकिन मिर्जा निगारी एक मुश्किल शायरी है। किसी को रुलाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। तो कभी आप इस तरफ आई हैं? मिर्जा निगारी मैं थोड़ी बहुत करती हूँ। थोड़ी बहुत करती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत मुझे अच्छा लगता है। ठीक। तो अब ये कि मिर्जा की तरफ हमें थोड़ा सा रुझान आया है, तो थोड़ा बहुत मैंने लिखा है मिर्जा के लिए भी। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। रोमांटिक होगी, सैड होगी, ज्यादातर सैड पोएट्री लोग पसंद करते हैं। सैड पोएट्री, क्योंकि लोग सैड ही रहते हैं, रिलेट कर सकते हैं, यानी इंसान जो है वो उदास है। ठीक है। आपका जो कराची का सर्कल है, आपका इनर सर्कल जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत करीबी लोग, तो उनका शेर व शायरी में कोई इंटरेस्ट है? फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए? फैमिली में सपोर्ट है इन लॉज की। हाँ, इन लॉज सपोर्टर है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टर हैं। और फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की सपोर्ट है। और सर्कल में अगर हमारे अदबी सर्कल आते हैं तो जाहिर है वो तो है ही, उस सर्कल के लोग तो वैसे ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा कराची का सर्कल बहुत अच्छा है, हमारे शायर हजरात बहुत अच्छे हैं। हमारे जितने भी सीनियर शायर, मैं तो तकरीबन सबसे ही जूनियर हूँ, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। वाह। तो कोई इंस्पिरेशन आपकी जिनसे आप कहती हो कि हाँ जी, इनसे, इस शायर से, इनसे मैंने बहुत सीखा है या इनको बहुत पढ़ा है? सीनियर शायर जो है ना, अगर आप ओल्ड में ले लें, जैसे फराज है, फैज अहमद फैज है, तो सीनियर शायरों में हमारे यहाँ जैसे रिहाना रूही हैं, माशाल्लाह वो बहुत सीनियर शायर हैं। आपको सीखने का मौका मिलता है अपने सीनियर्स के दरमियान बैठ के। और मुल्तान जब आप आई हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे आपका कोई? बहुत लविंग पीपल है, बहुत मोहब्बत दी, इंटरेक्शन मतलब अच्छा रहा है? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा उनके दरमियान बैठ के, इनसे बातें करके, और बहुत मोहब्बत का खजाना लेके जाऊंगी मैं। वाह। यानी अभी तक का जो आपका सफर है, यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा अच्छा रहा है। हाँ, इस दफा वाला। बल्कि सफरनामा भी एक लिखूंगी मैं इंशाल्लाह, इसी साल किताब लेकर आऊंगी अपनी। माशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। तो फिर दोबारा भी मुलाकात होगी और फिर बहुत मजीद चीजें भी हमें जानने को मिलेंगी कि आपने क्या क्या मजीद चीजें अचीव कर ली हैं। तो अब जरा शेर शायरी की जानिब भी आते हैं, मूड रिफ्रेश करते हैं, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ शायरा मौजूद है, किश्वर उरूज, कराची से इनका ताल्लुक है। कराची की तंजीम बज़्म मुहिबान अदब, इसकी ये चेयरपर्सन है। तो शेर शायरी हो जाए कुछ? जी, मैं कुछ गजलें आपकी नजर करना चाहूंगी। जरूर। गजल की जानिब बढ़े। और शायर शायरी ना सुनाए तो फिर कैसे काम चले? एग्जैक्टली, ऐसा ही है, बिल्कुल। एक गजल के चंद अशार हैं कि सफर बस दायरों में रह गया है। सफर बस दायरों में रह गया है, निशा मंजिल का कब का डह गया है। वाह। वो जिस एक बात को तरसा हमेशा, वो जिस एक बात को तरसा हमेशा, दमे रुखसत वो कोई कह गया है। वाह। ये दिल अब सिर्फ सहरा बन गया है। ये दिल अब सिर्फ सहरा बन गया है, तेरा गम आंसुओं में बह गया है। वाह वाह वाह। ये दिल अब सिर्फ सहरा बन गया है, तेरा गम आंसुओं में बह गया है। क्या बात और है। हुआ बस एक नजर से रेजा रेजा, हुआ बस एक नजर से रेजा रेजा, जो दिल सदमे हजारों सह गया है। क्या बात है। हुआ बस एक नजर से रेजा रेजा, जो दिल सदमे हजारों सह गया है। और हुए सब ख्वाब चूल्हा और चक्की, हुए सब ख्वाब चूल्हा और चक्की, बस गम घरदारियों में रह गया। ओहो हो, क्या बात है। हुए सब ख्वाब चूल्हा और चक्की, बस गम घरदारियों में रह गया है। बहुत सफर बस दायरों में रह गया है, निशा मंजिल का
कब का ढह गया है। क्या बात है। बहुत नवाजिश। ये हम कहते हैं ना कि आमद होती है, तो बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आमद शायरों के लिए तो ये होता है कि मैं अपनी बताती हूँ एक्सपीरियंस जी जी। कि मैं सो रही होती हूँ और मुझे शेर आ रहा होता है, तो मैं कहती हूँ रुक जाए, मुझे शेर आ रहा है। अब तो मुझे इसको अगर मैंने लिखा नहीं तो वो हाँ। बस वो तो गायब फिर। यानी अब एट द मोमेंट आपको एक चीज हिट करती है और आप उसको फौरन आपने उसको कैप्चर लिखना करना होता है है, आपने, वरना आपकी फिर वो आपको याद नहीं रहेगा। फिर आपको याद नहीं रहेगा। आपको अपना पहला शेर याद है? मेरा पहला शेर स्कूल लेवल पर कभी आपने वो पहली शायरी जो शुरू की हो और आपने पहला शेर कहा पहले हो? मैं ना ये मिली नगमे लिखती थी। हाँ ठीक है, तो उसमें से कुछ अगर आपको याद हो? उसमें से बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात तो हो गई है। बहुत पुरानी, तो बहुत ही ज्यादा पुरानी होगी। हाँ, शायरी में जो मैं पहला शेर अगर आप बोलेंगी तो मैं वो सुना देती हूँ। हाँ जरूर। एक मिनट। ये बड़ा जरूरी है ना कि आप ये जानें कि कहाँ से आपने इनिशिएट किया, कहाँ से शुरू किया। कि तुम्हें ना हाल बताते तो और क्या करते, तुम्हें ना हाल बताते तो और क्या करते, तुम ही से दर्द छुपाते तो और क्या करते। क्या बात है। कहा था तुमने कि रहने को एक ठिकाना हो, कहा था तुमने कि रहने को एक ठिकाना हो, तुम्हें ना दिल में बिठाते तो और क्या करते। कहा था तुमने कि रहने का एक ठिकाना हो, क्या बात है। तुम्हें ना दिल में बिठाते तो और क्या करते। हमारी आंख जो गीली हुई दमे रुखसत, हमारी आंख जो गीली हुई दमे रुखसत, न कोई बात बनाते तो और क्या करते। क्या बात है। हमारी आंख जो गीली हुई दमे रुखसत, न कोई बात बनाते तो और क्या करते। कहा था तुमने मेरी जीत से चले जाओ, कहा था तुमने मेरी जीत से चले जाओ, हम अपनी जान से न जाते तो और क्या करते। क्या बात है। तुम्हें ना हाल बताते तो और क्या करते, तुम ही से दर्द छुपाते तो और क्या करते। ये सबसे पहली मेरी गजल थी। बहुत खूब। इस पे कैसा रिस्पांस मिला था आपको, कुछ याद है? बस ये है कि लोग ये पूछते हैं कि इस तरीके से कैसे आप बोल लेती हैं। मतलब सब फीलिंग्स होती है और कुछ भी नहीं होता। यानी आप, ये वाकई सच है कि आप जिस चीज से गुजर रहे होते हैं, यानी वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, रियलिटी होती है। और हाँ, एक मेरा शेर है कि बहुत मतलब कि पसंद आता है लोगों को कि दिल जितना जख्मी हो चाहे, दिल जितना जख्मी हो चाहे, हर हाल में हंसना पड़ता है, और अब किश्वर दिल की बातों को आशार में लिखना पड़ता है। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, अगर हम आपके इस पूरी जर्नी की बात करते हैं, शायरी में आपके इस पूरे सफर की बात करते हैं, तो अभी तक आप उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? अभी तक का सफर आपका कैसा रहा है? मुख्तलिफ अदबी हलकों में आपका रहना और मुख्तलिफ लोगों से इंटरैक्ट करना, और जो बाकी लोग शेर व शायरी करते हैं उनके साथ एक इंटरैक्शन आपका कैसा रहा है? देखिए, बात ये होती है कि आप शायर है, आप किस लेवल पे आ गए। अब जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि भाई पूरी जिंदगी भी लोग लगा लेते हैं लेकिन वो इतने ऊपर नहीं आते। कुछ अल्लाह का एहसान था और कुछ मेरी मेहनत थी कि मैं अदब के सर्कल में जब आई तो अदब के फरोग में मैंने थोड़ी मेहनत ज्यादा करी। क्यों? बहुत ज्यादा मैंने मेहनत करी। और मेरी तंजीम जो है वो फर्दे वाहिद पर मुश्तमिल है। मेरी तंजीम में कोई टीम वर्क नहीं है। मैं इसका सारा काम खुद अकेले करती हूँ। खुद अकेले करती हैं? अकेले करती हूँ। आप मैनेज कैसे करती हैं? सब मैनेज कर लेती हूँ, सारी चीजें आती हैं। जिंदगी गुजार ली बड़ी मेहनत करके, तो ये भी मसला नहीं बनता कहीं भी मेरे लिए। तो टीम वर्क तो लाइफ में इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो जिस भी लेवल पे हो। तो इवेंट्स मैनेज करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ये सब कुछ भी तो क्या आपने अकेले हैंडल किया? सारी चीजें सब कुछ मैं हैंडल अकेले करती हूँ और ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज करके देती हूँ। यानी यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बहुत जल्दी मुझे लोगों में पजीरा इसलिए मिली क्योंकि मैं बज़्म मुहिब्बाने अदब को जब लेकर आई हूँ तो मैं यहाँ पे उसको मुकाम मैंने बहुत जल्दी बनाया है। क्या बात है।
अच्छा, जैसे कराची के लोग ठंडे मौसम के बड़े शौकीन हैं कि बारिश हो जाए, बारिश होते तो बड़ी बहुत एक्साइटेड, हाँ, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो शेर व शायरी के हवाले से भी कराची में इंटरेस्ट है लोगों का, यंगस्टर्स का खास तौर पे, अगर आपने नोट किया हो। जी जी जी, बहुत इंटरेस्ट है। यंग्स तो बहुत ही ज्यादा नौजवान नस्ल, और नौजवान नस्ल की शायरी भी बहुत अच्छी है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां आप समझती हैं कि उनको उस पॉइंट पे फोकस करना चाहिए शेर व शायरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए, कोई एक पॉइंट हो? असल में नौजवान नस्ल को लाना चाहते नहीं है ज्यादा ये लोग ना। हाँ, जाहिर है सीनियर्स हैं, वो सीनियर्स को सपोर्ट करते हैं, और नौजवान है वो नौजवान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नौजवानों को लाना चाहिए आगे, क्योंकि हाँ, वही तो आगे सीनियर्स बनेंगे। एग्जैक्टली, मतलब मौका तो देना चाहिए, मौका तो देना चाहिए, उनको सुननी चाहिए, क्योंकि हम भी तो जाहिर है नौजवानी के उसमें ही आए। हाँ। अब ये है कि अगर ये सीनियर्स हमें सपोर्ट नहीं करें तब तो हम आगे नहीं आ सकते ना। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातों से बात निकल रही है और बड़ी दूर तक जा रही है, तो ये चीजें जो है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। हमें दूसरे हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, फरहान अली शाह, बिकॉज मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलें, बड़ी अच्छी बात है। आंख देर से खुली आपकी? नहीं, एक्चुअली जो मैं लेट आने के लिए माजरत, क्योंकि जो कोई रास्ता मसला है नहीं। वो बड़ा धुंध से भरा हुआ है, बिल्कुल, वो तो मैंने अपनी ऑडियंस को बता दिया है। जी, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया है, वरना चलें, अब सेफ्टी फर्स्ट। जी बिल्कुल। अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो, ये चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अपना ख्याल रखना है, देर आए दुरुस्त आए, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम चलते हैं, बात तो हम करेंगे इनसे। मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, और जब तक मोटिवेशन नहीं है तो कोई भी काम मुमकिन नहीं है। मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सकें, और वो ट्रैक पर आप कैसे पहुंचेंगे, इस हवाले से हमने बात करनी है इनसे। और जो फोकस होगा वो आज दोस्ती पे होगा। दोस्त कौन होता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं किश्वर उरूज। प्रोफेशन से तो ये ब्यूटिशियन है, लेकिन बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन है, लेकिन एज ए शायरा भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है माशरे में। और कैसी शायरा हैं ये तो आपके सामने है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कराची से ताल्लुक है, बज़्म मुहिबान अदब की चेयरपर्सन है, कराची की तंजीम है, और इस हवाले से ही हम इनसे बात कर रहे हैं। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है फरहान अली शाह, मोटिवेशनल स्पीकर। और अभी जिक्र हो रहा था कि दोस्ती के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कुछ मौसम के हवाले से तो हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि मौसम बाहर कैसा चल रहा है, और लोग तो ऑब्वियसली इस मौसम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, इफ नॉट मी, लेकिन बहुत सारे और लोग जो हैं, यकीनन आप एंजॉय करते हैं इस मौसम को। अभी चलते हैं अपने सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब, देखते हैं कि मौसम के हवाले से हमारे रिपोर्टर साहिबान का क्या कहना है। जी, हमारी रिपोर्टर, शानदार सी रिपोर्टर सुहीरा तारिक मौजूद हैं, जो कि हमें मौसम के हवाले से अपडेट करेंगे। सुहीरा, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी, अगर आज हम मुल्तान शहर के मौसम की बात कर रहे हैं तो सुबह से ही मुल्तान का मौसम खासा सर्द है, और धुंध हर तरफ छाई हुई है। मुल्तान शहर में गहरी धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज मुल्तान का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद ही रहेगा, लेकिन आज बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं हैं। कल और परसों बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। दर्जा हरारत की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से सुबह के वक्त जो है हवा में नमी का तनासुब 100% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो है वो धुंध छाई हुई है, और मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को धुंध की वजह से जो है वो बंद भी किया गया है। और इस वक्त शहरी जो हैं वो अपनी गाड़ियों की, बाइक्स की जो हैं वो लाइट्स जलाकर सफ़र कर रहे हैं, और शहरियों को ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि वो धुंध के वक्त दौरान ड्राइविंग जो है वो एहतियात बरतें। इसके साथ साथ मौसम की अगर बात करें तो आज खासा सर्द है। जी जी, बहुत शुक्रिया सुहीरा तारिक, आप हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी।
फरहान अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर, और अभी आपसे बहुत दफा ये जिक्र हो गया कि हमने दोस्ती के हवाले से बात करनी है, तो दोस्ती के हवाले से जरा बात कर लेते हैं। वैसे पहले ये जान लेते हैं कि आप ठीक ठाक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आप ठीक दोस्त हैं? हजरात आपके ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपका जो सर्कल है दोस्त अहबाब सब ओके है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। और हमारे भी दोस्त अहबाब हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत और उनका जो सारी चीजें हैं उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारा फर्ज है कि हम अपने दोस्तों का, अपनों का ख्याल रखें। लेकिन वैसे दोस्ती आपकी नजर में क्या है? जी ये बड़ा, मैं कहता हूँ बड़ा खूबसूरत ये टॉपिक है। दोस्ती जो है इस पर हजारों अफसाने, हजारों किताबें, फिलोसफर्स ने बड़ी बातें की, इस पे बड़ी डिस्कशंस हुए, बड़े इंटरव्यूज रिकॉर्ड हुए, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। बिल्कुल। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्ती जो है वो एक हवा है, वो एक रूह है। क्या बात। वो किसी शेप का नाम नहीं है, वो किसी शख्स का नाम नहीं है, वो किसी एक आप कह लें कि यार हवा, जैसे कि आप कहेंगे एक शख्स ही है वही मेरा दोस्त है, या मेरे उस्ताद है वो मेरा दोस्त है, मेरे बाज़ों का पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की शक्ल में हमारे साथ जो है ना वो दोस्त की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो इसका कोई खास शेप नहीं है, खास नाम नहीं है, ये एक एहसास है, ये एक कैफियत है। तो दोस्त जो है, अगर इसके ना एक दो बड़े बड़े मतलब आप ये कह लें कि समझने के राज हैं। अगर आज ये सारे के सारे नाजरीन इसको समझेंगे तो मैं कहता हूँ जिंदगी में उनको ये जो हमेशा हम कहते हैं ना कि यार डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बड़ी अफसरदगी है, मेरी जिंदगी में तो बड़ी मुश्किलात है, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, मेरा कोई भी नहीं है, तो इस वाले सिचुएशंस में और इस तरह की जो लोग इस लाइन पे चले जाते हैं तो उससे वो सारे निकल आएंगे। आज इस सेशन को समझने में, इस प्रोग्राम को सुनने में बिल्कुल तैयार हैं हम। चले तो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि दोस्त जो है, हम अगर हकीकी दोस्त की पहले बात करें, फिर हम अपने इस दुनिया के दोस्तों की और हवाओं की और खिजाओं की, वाकयात की, अपनी रूह की, इंसान की और उसकी मंजिलों की बात करेंगे। पहले यह है कि हमारे वासिफ अली वासिफ शाह साहब की बड़ी खूबसूरत अल्फाज हैं, कहते हैं जो दोस्त है ना, जो अगर अल्लाह की बात करें, हम खुद जब इस दुनिया में आए और हम उस दुनिया में कहते हैं कि इंसान अकेले ही आता है, इंसान उसकी तन्हाई, उसका एग्जाम्स, उसके जितनी भी फाइट्स हैं, जितनी भी लड़ाइयां हैं उसकी, वो सारी वो अकेले ही करता है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा हो जो उसको अप्रिशिएट करे, कोई ना कोई ऐसा हो जो उसका साथ दे, कोई ना कोई ऐसा हो जो कहे कि दुनिया नहीं है ना तो वो तो उसके साथ है। तो हम देखते हैं कि हम अगर एग्जाम्स में हों, कोई भी नहीं होता, हमारे वालिदैन, हमारे अजीज, हमारे सारी दुनिया हमसे, वो कहते हैं कि जी इस वक्त आपने अकेला बैठना है। बिल्कुल। रात में आप सफर करते हैं, आप अकेले होते हैं। रात अगर उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब दुनिया नहीं होती, आप अकेले होते हो, अल्लाह की दाद होती है। बिल्कुल। तो एक तो ये हम अगर पहचान लें कि हमारा हकीकी दोस्त कौन है, तो मैं कहता हूं ये दुनिया और इसके जो सारे के सारी हकीकतें हैं वो हमारे सामने आ जाए। अल्लाह पाक जो है, इसका जो कनेक्शन है इंसान के साथ, अगर वो स्ट्रांग हो जाता है, अगर वो मजबूत हो जाता है, तो इंसान को किसी दूसरे दर्द की जरूरत नहीं होती। वो वासिफ अली वासिफ शाह साहब कहते हैं कि इंसान जो है उसके जो आंसू हैं वो उसे संभाल के रखने चाहिए। वो जो आंसू है ना वो दिन में जाया ना कर दे। मैं उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। वो जो आंसू है ना आपके, वो बड़ी बड़ी अल्लाह की अनायत है। आप किसी भी वजह से, आपके पास हालातों की वजह से, वाकयात की वजह से हजारों इशू हो सकते हैं। वो जो आंसू है ना आपने उसको संभाल के रखना है। और तब जब रात हो जाए, जब दुनिया आपसे दूर हो जाए, वो दोस्त हो। आप अगर शीशा देखें, शीशे में देखें तो खुद को देखते हैं, दोस्त वो होता है। दोस्त आपका अक्स है। A man, जैसे कि बड़ी मशहूर कहावत है, मैन इज नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। उसकी सोबत कौन है, उसका ताल्लुक कौन है, उसकी निस्बत कौन है। तो अगर अल्लाह पाक के साथ आपका जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, वो इतना स्ट्रांग हो जाए, मैं पहले बड़ी बात पे आ रहा हूं, फिर हम सारे आएंगे। इससे दिल की तस्कीन होती है, इससे राहत मिलती है। और कहते हैं कि यार मैं तो एक स्टेज पे आप बातें सुनकर मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, बाद में क्या होगा, बाद में वो चीज रहती नहीं। तो उस बाद की चीज के लिए ये बात कि जब अल्लाह पाक, वो जो आंसू हैं, मैं उस बात को कंक्लूड करूं कि वो जो आंसू आपने संभाल के रखने, हाँ जी, और वो आंसू कब इस्तेमाल करने, ये आपकी जो बरकत है, जो कामयाबियां हैं, उसकी जमानत होते हैं ये आंसू। बहुत खूब। ये अगर आप दुनिया के सामने जाया कर देंगे, किसी के भी सामने, बिल्कुल, ये जो आम लोग हैं, ये जो आप शायद आप उनके पास टाइम नहीं है आपके आंसुओं के लिए, आपकी उन हमदर्दियों के लिए, आपको सुनने के लिए, आपके मोमेंट्स, आपकी फीलिंग्स के लिए,
तो वो आंसू आपने संभाल के रखने, और वो आंसू जो है उस जात के सामने रात वक्त जब कोई ना हो, तो वो आंसू वहां पर बिल्कुल आपने आपका जो कनेक्शन है अल्लाह पाक से हो जाए डायरेक्टली, तो वो सुन रहे हैं। मैं जब तक आपसे बात ना करूं मेरे पास आप तक नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। एक जात वो है कि आप सिर्फ ऊपर देखेंगे, सब का सब पहुंच जाएगा। बिल्कुल। कोई ना अल्फाज की जरूरत है, ना किसी कम्युनिकेशन की जरूरत है। वो जो आंसू आपके हैं, वो जो हजारों आंसू निकलेंगे, वो आपके कमाल और उस ऊंचाइयों तक पहुंचने की जमानत होते हैं। बिल्कुल। एक चीज ये। दूसरा जो हम अब दुनिया की तरफ आते हैं, हम कहते हैं कि जी मैंने यकीन करें मेरे पास बेशुमार मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरी लाइफ में कोई जो है मजा नहीं है, मैं इस दोस्ती से आग चुकी हूँ। मेरे ये जो सारे लोग हैं ये बड़े मतलब के लिए आते हैं हमारी जिंदगियों में, जो है ना किसी खास रीजन की वजह से आते हैं, और वो रीजन पूरा होने के बाद वो चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, खुशी नहीं है, ये मतलब मेरा एक कंपनी नहीं है। तो हमने ना डिफाइन गलत किया दोस्ती को। जब हम डिफाइन गलत करते हैं, दोस्त क्या है? दोस्त वो नहीं है जो आप जो है आप किसी को कह दिया जी आप मेरे दोस्त हैं, मैं आप किसी से भी मिलता हूं, बड़ी तादाद में लोग हमें मिलते हैं, वो सारे के सारे एक हमारा रिलेशन है उनके साथ। दोस्ती क्या है? अगर तो किसी को दोस्त बनाओ ना, पहली बात दोस्त बना लिया, उसकी खामियां आपकी, उसकी कामयाबियां आपकी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके राज आपके, उसका दर्द आपका, उसकी सारी कामयाबियां, उसकी सारी नाकामियां वो आपकी हैं। अच्छा, ये दोस्त नहीं है जो आपको हर बात पर वाह करे, आप बेहतर हैं, आप कामयाब हैं, क्या कहने आपके, वो दोस्त नहीं। दोस्त वो है जो आप में अगर कोई खामी देखे तो वो बताए आपको, बिल्कुल वो बताए, वो करेक्ट करे आपको, और वो आपका सुकून होता है, आपकी पावर होता है, आपकी स्ट्रेंथ होता है। दुनिया में बड़ी बड़ी तारीखें अगर लिखी गई है ना, तो उसकी वजह ये होती है कि उनके पीछे जो पावर होती है, वो अमीर होते हैं। किस हवाले से? पैसों के हवाले से नहीं। पैसों के हवाले से अगर देखें, कितने बड़े बड़े लोग जो है जब वो फंस जाते हैं किसी भी मामलात में, तो उनके पास कोई मिलने नहीं आता उन्हें, वो बेचारे रातों तन्हाइयां गुजारते हैं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो वो अकेले ना होते, डिप्रेशन ना होती, फ्रस्ट्रेशन ना होती। दोस्त क्या है? दोस्त यह है कि जब दुनिया नहीं है तो वो है, बिल्कुल आपको कोई सुनने वाला, आपकी तकलीफों का हमरास, आपकी स्ट्रेंथ की पावर, आपको पुशअप करने वाला, आपकी रूह। मैंने अभी बात की कि ये कुछ लोग टूरिस्ट होते हैं, तो उनकी दोस्ती किससे होती है? हवा से होती है। हाँ बिल्कुल, नेचर से। कुछ लोग मीडिया से बड़े मोहब्बत करते हैं, उनकी दोस्ती, उनका दोस्त जो है ये रोही चैनल है। बिल्कुल वो उनसे बातें करता है, उनको खुश करता है। कुछ की दोस्ती जो है वो मूवीज से होती है, ड्रामों से होती है, वो उससे दोस्ती करते हैं। कुछ अपने वालिदैन से बड़ा कुछ सुकून हासिल मिलता है, उनसे बात करके, उनसे बैठ के, उनसे वो सारी अपने जो उनके अंदर के दर्द होते हैं। अच्छा, दोस्त ये नहीं है कि बताने की जरूरत है, इसकी दोस्तों की वैरायटीज है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। कुछ दोस्त मुर्शिद की तरह होते हैं कि बताने की जरूरत नहीं होती, सब का सब उनको पता लग जाता है, उनको पता चल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ऐड किया। किशोर साहिबा, आपका इस हवाले से क्या कहना है कि आपको दोस्त वो है जिसके सामने आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत ना पड़े? बिल्कुल, मैं इनकी बात से बहुत इत्तेफाक करती हूँ। दोस्त जो है वो आपका सुकून है। आप उसके साथ जब बैठती हैं तो आपको उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसको सब कुछ पता होता है, उसको सब कुछ पता होता है। आपके एक्सप्रेशन से, आपकी हरकत से। हाँ, और चूंकि मेरा दोस्ती का बहुत वसी हल्का है, और मेरी तो अभी तक स्कूल की फ्रेंड्स जो हैं हमारी आपस में अभी तक गैदरिंग, अभी भी इन टच है, अभी भी हैं, अभी भी हम गैदरिंग रखते हैं, गेट टुगेदर रखते हैं अपने। तो मतलब कि दोस्ती से बड़ा तो कोई रिश्ता नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि आप कहते हैं कि जो दोस्त होते हैं उनके साथ आपको हर वक्त इन कांटेक्ट रहने की जरूरत है, हर वक्त कम्युनिकेशन चलता रहे, तो इस चीज से कोई फर्क पड़ता है? अगर आप इन कांटेक्ट नहीं है तो क्या दोस्ती खत्म हो गई है? मैंने कहा कि दोस्ती जो है ना, वैरायटीज होती हैं, दोस्तों की वैरायटीज होती हैं। अब मैंने एक इंटरव्यू देखा था, और उस इंटरव्यू में पतरस बुखारी की बड़ी खूबसूरत लाइंस वो शेयर की गई, जो हम भी शेयर करें प्लीज। वो उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि दोस्त वो नहीं है कि बताने की जरूरत हो, अगर उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, यानी कि वो कोई बात नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी मौजूदगी अगर आपको सुकून देती है, ये दोस्त है, ये दोस्त। अगर आपके पास वो टॉपिक जो उसको पसंद नहीं है लेकिन आपको पसंद है, तो वो उस टॉपिक पे आ जाए और आपसे बात करे,
वो दोस्त है। वो दोस्त वो शख्स जो कि आपके जो है आपके लिए जान कुर्बान करने हाँ, के जो लिए आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलता कंफर्ट जोन है, की तरफ तोड़ के हाँ। है। जैसे मैं उसकी एग्जांपल, बड़ी आलम एग्जांपल है, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जगह पर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी जगह पर सुला के गए, तो कुछ जान की कुर्बानी थी। ये दोस्त है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी, मैंने आप दूसरी साइड पर आ जाए कि दोस्त जो है वो आपकी सलाहियतों को निखारने वाला होता है, तबाह करने वाला नहीं होता। हाँ। हम देखते हैं हमारी बड़ी तादाद में हमें लोग कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी बड़ी खैर ख्वाह हैं, लेकिन वो आपको लोगों के सामने जलील करते हैं, वो दोस्त नहीं। और आपको हाँ। मीडिया पर या किसी भी यानी कि एक तो होती है तस्दीक, एक होती है दस्तक, और एक होती है दरवाजा तोड़ देना। हाँ, तो वो दस्तक देने वाले जो है ना, जो दस्तक देते हैं वो हमारे हकीकी दोस्त हैं, जो जिनका मकसद ये होता है कि दरवाजे ही तोड़ दें, अगले बंदे को जलील कर दें, हाँ। रुस्वा कर दें, उसको जो है ना लोगों के सामने काम कर दें, कोई इंटेंशन उसकी ऐसी हो, हाँ। तो जान लें वो आपके दोस्त नहीं है। दोस्त हाँ। कौन है? जो आपको आपकी तन्हाइयों में आके आपको सपोर्ट करे, आपको मुश्किल वक्त में अप्स एंड डाउन में आकर आपकी खुशी में खुश हो जाए, खुशी को दुगना कर दे। और दोस्त वो नहीं है, मिसाल आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि आप अगर मिसाल के तौर पर आपके अप्स एंड डाउन आ गए, हाँ। और आप किसी को अगर दिखाते हैं कि जी ये देखो मेरी यही हालत है, तो वो आपकी उसी हालत के साथ आपका साथ दे, हाँ, और आपकी उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को वो कबूल करे। और ये दोस्त नहीं है कि अगर आपकी वो कंडीशन जो है वो आ गई, हाँ। तो वो आपको छोड़ के चला जाए, तो ये दोस्त नहीं। सिर्फ खुशियों के साथ ही नहीं होते बल्कि दुख के साथ दुख के साथ भी, खुशियों के साथ भी, आपकी सारी हालतों में। और हाँ। दोस्त वो नहीं है जिसके सामने आप बंद तन के आए, आप जैसे हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट आपके करें। दोस्त जो हैं, और उसमें ये नहीं होता, डिफाइनेशन नहीं होती, हाँ। ये नहीं होता कि जनाब मेरे पास ये होगा, ये होगा, हाँ, ये होगा, तो ही तो मैं मेरे आपका दोस्त दोस्त जो है हूं। वो हाँ, होंगे। हाँ। अगर वो नहीं है तो मेरे नहीं है, नहीं जी। हाँ। दोस्त जो है वो आपकी हालत से, आपकी शक्ल से, Unconditional आपके एक वजूद से, relation है। आपकी रूह से प्यार करता है। और आप देखें अल्लाह पाक की तरफ से जैसे आंख, कान, नाक, वालदैन, ये सारी अनायतें हैं ना, तो अल्लाह की तरफ से दोस्त भी एक बड़ी अनायत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, एक हम गिफ्ट कहें, तोहफा कहें तो गलत नहीं होगा। ईश्वर उरूज दोस्ती पर जरा बातचीत हो रही है, तो दोस्ती पर शेरो शायरी भी अगर हो जाए। जी, वैसे तो दोस्त, मैंने तो अभी दोस्त दगाबाज पे लिखा है, अगर वो बोले तो आपको सुना देती हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कोई ऐसे दोस्त दगाबाज नहीं है। लेकिन आपने बोला कि शायद जो है वो वही लिखता है जिससे वो खुद हाँ, वो फील कर रहा होता है या feel फेस कर रहा होता है, हाँ। तो यहाँ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया ना? नहीं, ऐसा मतलब कि किसी से दिल टूट भी जाता है इंसान का, हाँ, ये थोड़ा तो बहुत जिंदगी का हाँ, हिस्सा है। जिंदगी का ठीक हिस्सा है। है। लेकिन मेरी पर्सनल जो फ्रेंड्स हैं, हाँ। ऐसा उसमें कोई भी नहीं हाँ, है। मतलब आपके इनर सर्कल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हाँ। आपसे जरा शेरो शायरी भी सुनेंगे इस हवाले से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। एक दफा फिर से आपको प्रोग्राम में इस सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है फरहान अली शाह साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है दोस्ती क्या है, दोस्त कौन होता है। इस हवाले से बहुत कुछ है जो कि जानने की जरूरत है, और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ईश्वर उरूज साहिबा, जो कि शायरा हैं, और इनसे हम बात कर रहे हैं शेरो शायरी के हवाले से, और कुछ हम बात करें दोस्ती के हवाले से भी। यहाँ एक चीज मैं भी ऐड कर दूं, हमको यारों ने याद भी ना रखा, हमको यारों ने याद भी ना रखा, जौन यारों के यार थे हम तो। क्या बात है, वैसे क्या बात है। शेर बड़ी मुश्किल से मुझे याद होते हैं, ये भी याद करने में बड़ा टाइम लगा मुझे। एक राज की बात है, किसी को ये बताए हमारे दिन भर रहेगी ये बात कि शेर शायरी में थोड़ी सी मैं पीछे हूँ, लेकिन कुछ शेर है जो मुझे बहुत पसंद होते हैं, तो ऐसे दिल को जाके लगते हैं। तो अभी शेर शायरी के हवाले से बात हो रही थी, दोस्ती पे बात हो रही है, तो दोस्त के हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे थे और हम ब्रेक पर चले गए थे। जी जी, एक गजल है दोस्त पे, है तो दगाबाज पे, लेकिन ये अमूमन लोगों के दिलों की आवाज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज, दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज, सोचा ही न था होगा मेरा दोस्त दगाबाज। क्या बात। दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज, सोचा ही न था होगा मेरा दोस्त दगाबाज, पूछा
कि बड़ा सबसे बड़ा कौन सा दुख है। वाह वाह। पूछा कि बड़ा सबसे बड़ा कौन सा दुख है। एक शख्स ने हसरत से कहा, दोस्त वाह दगाबाज। वाह वाह माशाल्लाह। एक शख्स ने हसरत से कहा, दोस्त दगाबाज, और दुश्मन के हवाले से ये है मेरा नजरिया। दुश्मन के हवाले से ये है मेरा नजरिया, दुश्मन है मेरा सबसे बड़ा दोस्त दगाबाज। क्या कहना। दुश्मन के हवाले से ये है मेरा नजरिया, दुश्मन है मेरा सबसे बड़ा दोस्त दगाबाज। और इखलास के पैकर को अगर ढूंढने निकलो, इखलास के पैकर को अगर ढूंढने निकलो, हर मोड़ पे मिलता है नया दोस्त दगाबाज। क्या बात है। इखलास के पैकर को अगर ढूंढने निकलो, हर मोड़ पे मिलता है नया दोस्त दगाबाज। और शेर पे तवज्जो चाहती हूँ कि क्या गुजरे जमानों में सभी दोस्त थे मुखलिस। क्या गुजरे जमानों में सभी दोस्त थे मुखलिस, या पहले जमानों में भी था दोस्त। क्या बात है। दगाबाज। क्या बात, क्या बात। क्या गुजरे जमानों में सभी दोस्त थे मुखलिस, या पहले जमानों में भी था दोस्त दगाबाज। दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज, सोचा ही न था होगा मेरा दोस्त दगाबाज। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने सही कहा, हर दिल की कहानी है ये। हर दिल की आवाज है। फरहान अली शाह साहब, क्या कहेंगे आप। बहुत बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कलाम। और ये ऐसे कलाम होते हैं जिसे वाकया, जैसे कि शायर जो होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वाकयात और हालात और उन एक्सपीरियंसेस को या तो वो अपने दोस्तों से या उसकी जिंदगी पर जो आते हैं तो वो उसको बड़े अच्छे अंदाज के साथ एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल। शायरी के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना इट्स नॉट इजी। हालात को भी देखा जाता है ना। हाँ बिल्कुल। माशरे में जो कुछ हो रहा है उसकी अक्कासी भी तो करनी है। अब हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, लेकिन हमने कंक्लूड भी करना है। दोस्त कौन होता है, इंतखाब कितना मैटर करता है। देखिए, इंतखाब इतना मैटर करता है कि आप खुद को जैसे देखना चाहते हैं। आपका दोस्त अगर आप जैसे अगर आप दोस्त को सिलेक्ट करते हैं ना, तो आप असल में खुद को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप एक अदबी शख्स को सिलेक्ट कर रहे हो, आप अदब से पढ़े होंगे। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप दोस्त जो है आपके सामने जो है ना वो इस्लाम की और दूसरी बड़ी अदबों की और हर वक्त उसकी बातें करे, ये तो ज़ाहिर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस। ठीक है, दोस्त वो है जो कंफर्ट जोन है आपका, जहाँ पे आप वो है जो आप खुद है, जो आप हैं, वो रियलिटीज होती है वहाँ पे बनावट नहीं होती। हाँ, आपको कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, फेक करने की जरूरत नहीं होती। वो एक कोई उसकी लिमिट नहीं होती, कोई डायरेक्शंस नहीं होती। दोस्त आप जैसे क्लास में आपके बैक बेंचेस होते हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो जो शरारतें करते हैं और शरारतों में जो है ना आपके सामने आकर जो है वो बन ठन कर नहीं बैठ जाते, कहते हैं चल कर। तो दोस्त ये होता है। फिर उसमें दोस्त जो करेक्ट करता है कि यार तेरे में ये खामी है। हम शुरू में थोड़ा हमें लगता है, हमको पागल तो नहीं है कि हमें नहीं पता लगेगा कि हमारे साथ कौन है, हमारे खिलाफ कौन है। हाँ बिल्कुल, हमें पता लग जाता है, हमें पता लग जाता है। तो हम जो है जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये मेरा जो लाइफ में आया ना, वो चाहे आपका उस्ताद है जिसने आपकी जिंदगी बना दी, चाहे आपके वालिदैन है जिसने आपकी जिंदगी बना दी, चाहे आपके 2 क्लास फेलोज हैं जिसने आपकी जिंदगी बना दी, चाहे आपके जो आपके कोलीग्स हैं जो आपकी जॉब में है, या फिर किसी भी प्रोफेशन में, वो अगर आपकी लाइफ में आते हैं और आपको थोड़ा बताते हैं कि यार ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपके साथ घूमते हैं, आपके साथ वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो आपका असल दोस्त है। दोस्त की सिलेक्शन जो है बड़ी मैटर करती है। दोस्त को निभाना, दोस्ती को निभाना ये बड़ा अब इस पे निभाने पे मैं एक बात करूंगा। हम चाहते हैं हमें अच्छा दोस्त मिले, क्या हम अच्छे दोस्त हैं? हाँ, सबसे पहले तो ये देखना है ना हम अच्छे दोस्त हैं या नहीं। देखिए, अगर आप कुर्बानी देना जानते हैं, अगर आप जो है मिसाल बनाना जानते हैं, तो आपको मिसाली दोस्त मिलेंगे। बिल्कुल। अगर आप भागने वाले इंसान हैं, हाँ। अगर आप डरने वाले इंसान हैं, अगर आप निभाने वाले इंसान नहीं है, अगर आपकी जबान की कदर ही नहीं है, जबान की वैल्यू ही नहीं है, दोस्त कैसे मिलेगा आपको? बिल्कुल। तो दोस्त तब मिलेगा आपको जब आपके अंदर वो दोस्त होगा, जब आप खुद अच्छे दोस्त जब आप अच्छे दोस्त होंगे, जब आपके अंदर वो क्वालिटीज होंगी। आप जानते हैं मेरे साथ मेरा वफादार दोस्त हो, क्या आप वफादार है? क्या आप साथ निभाने वाले हैं? हाँ। आप
कहते हैं कि पेट से अच्छे दोस्त बने, दिल से अच्छे दोस्त बने। ये एक पेंडू लफ्ज है, डिडो। पेट से जब आप अच्छे बनते हैं, दिल से आप किसी के अच्छे इंसान दोस्त बनते हैं, तो वो आगे जाकर लाइफ में जरूर सोचेगा कि यार ये बंदा बड़ा कमाल का था, इसलिए मैंने उस टाइम में मदद की, उस मोमेंट में मदद की जब दुनिया में मेरे साथ कोई नहीं था, दुनिया में मुझे सपोर्ट कोई नहीं कर रहा था, दुनिया में मेरा नाम कोई लेने वाले नहीं था। आज तो बड़ा नाम है, शोहरत है, ये है वो है। उस वक्त जो दोस्त होता है, जो आपके डाउन्स में होता है, जो आपकी अप्स में भी होता है, तो आपकी खुशियों को दुगना कर देता है, आपकी स्ट्रेंथ बनता है। आजकल ये चीज पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, बिल्कुल है। कहते हैं अहले ज़र्फ के लिए निगाह जरूरी है। हमारी निगाह, हम किसको देखना चाहते हैं? क्या हम जो है, देखिए दुनिया भरी हुई है, इसमें हर तरह के लोग, हर तरह के लोग हैं। तो क्या आप अगर चाहते हैं कि आपका अच्छा दोस्त बने, सबसे पहले आप उन क्वालिटीज को अपने अंदर लेके आए। वफादार बने, जो आप अगले में देखना चाहते हैं, अगले में देखना चाहते हैं, कमिटमेंट वाले बने। जब अब आती है बात ज़र्फ की आगे। अब मुझे जैसे अब मैंने ड्यूरिंग द सेशन मैंने एक बात की थी कि हमें लोग अक्सर कहते हैं कि हमें तो लोग आते ही हमारे साथ जो है ना, बस किसी न किसी वजह से मफादपरस्त और ये सब। मैं दो चीजें कहता हूं। पहली चीज कि आप जो है नो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब आप ये चीज लेके आते हैं ना कि जिंदगी में मुझे किसी के साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपकी जिंदगी इंतहाई, बट ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन वाला जो एलिमेंट है ना, वो आ जाता है, बेशक आता है। लेकिन मैं कहता हूं इससे ना सुकून मिल जाता है। मैं आपकी इससे आगे इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, फिर बताएगा। ठीक है। एक्सपेक्टेशन जीरो रख दी। जब कोई हमारे पास वक्त जरा कम है। जी, मैं इसको वाइंड अप करूं। बिल्कुल। तो जब आपकी लाइफ में वो कुछ कर देता है तो एक्सपेक्ट ही नहीं होता, तो आपका दिल खुश हो जाता है। जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है, आपकी लाइफ में वो कर देता है, तो यूं जो है वो बात बड़ी खूबसूरत लगती है। दोस्ती बहुत जरूरी है, सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। आखिर पर एक जरा शेयर हो जाए, बिकॉज लास्ट मिनट है हमारे पास और कंक्लूड हो रहा है ये सेगमेंट। आपका शुक्रिया, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए और उम्मीद करती हूँ आपका सफर यहाँ पर जो वक्त है वो अच्छा गुजरा होगा। जी, बहुत अच्छा लगा। इस सेगमेंट बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप आई, और आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने ऐड की हैं, और बाकी जो बातें वो हम अगले सेशन के लिए, अगले प्रोग्राम के लिए रखेंगे। आखिर में एक शेर हो जाए और उसके बाद हम इख्तिताम की जानिब चलते हैं। आखिरी शेर है कि तबीयत की हमारी तशना सामानी नहीं जाती, तबीयत की हमारी तशना सामानी नहीं जाती, हमारे दिल की क्या कीजिए परेशानी नहीं जाती। क्या बात, क्या बात। आपका बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। इसी के साथ इख्तिताम होता है इस सेगमेंट का। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ कुछ नए मेहमान मौजूद हैं। कौन मौजूद है उनकी जानिब बढ़ते हैं। पहले तो गेस्ट हमारे साथ एवरग्रीन पर्सनालिटी एंड व्हाट अ लवली पर्सनालिटी, इनसे हम जरा बात करते हैं। पहली दफा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन रोही के सेट पे रोही एट 10 में मेरा फर्स्ट टाइम इनसे इंटरेक्शन है। आप सब जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और आजकल क्या चल रहा है इस हवाले से बात करेंगे। सबीन गुल, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यू लुक अमेजिंग। थैंक यू। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप ज्यादा अच्छी लग रही हैं। अब ये मुकाबला जो है वो चलता रहेगा, नहीं आप ज्यादा अच्छी लग रही हैं, नहीं आप ज्यादा अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप ज्यादा अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जमान खान अवान, माहिर तालीम, एजुकेशनिस्ट प्लस एंटरप्रेन्योर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का बरकत। हाउ इज द वेदर? वेरी नाइस। आज तो स्पेशली बड़ा अच्छा लगा। मुझे था टाइम से भी पहुंचना था, बट ओवरऑल स्पेशली इन सिटी इन्वायरमेंट ऐसा होना तो बड़ा बंदा रिलैक्स सा फील करता है। इतना टाइम हम वेट करते हैं कि अच्छा मौसम हो जाएगा। ये चंद दिन के लिए, चंद दिन के लिए होता है ये, लेकिन वी एंजॉय इट। डेफिनेटली। आपके लिए मौसम अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत रोमांटिक है, और ये मौसम तो जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला है। हाँ, लेकिन टाइम मिलता है आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाने का? लॉन्ग ड्राइव हमारी मुल्तान से लाहौर सेशन के दौरान बहुत हो जाती है। तो आज लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं? जनाब, मैं लाहौर जा रही हूँ, सेशन है कल मेरा। ओह, तो तैयारी कैसी है? आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग यू आर गोइंग सेशन के लिए? चले, ये बड़ी अच्छी बात है। मेंटली प्रिपेयर्ड होना ना बहुत जरूरी होता है। सडनली कुछ हो तो
आप समहाउ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो एक पहले से प्रिपरेशन होती है ना, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिखाती है। मोहम्मद जमान खान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करेंगे, स्कूल लेवल पर क्या बेसिक चीजें हम ऐड कर सकते हैं सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से तो हम हमेशा ही बात करते हैं, लेकिन उसके हवाले से भी आज बात करेंगे मोहम्मद जमान खान अवान से कि कैसे इनका सफर यहाँ तक कैसा रहा है और अभी क्या क्या प्लान्स हैं इनके अपने, और ऑन इंडिविजुअल लेवल पर ये क्या कर रहे हैं, ये इस हवाले से हम बात करेंगे। सबीन गुल, मेंबर सूबाई असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वैसे हम जरा आज ऑब्वियसली आप मौजूद है तो खवातीन के हवाले से भी हम बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, और खवातीन के हवाले से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती क्या इक़दाम हैं इसके हवाले से भी हमने आपसे बात की। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने डिस्कस करनी है। आई होप कि आप जो है वो अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, पहले तो हम जरा बात करते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को आप किस तरीके से देखती हैं, क्या समझती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को? देखिए, आपका मुआशरा, आपका मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि खवातीन को एम्पावर ना किया जाए। एम्पावरमेंट बहुत सारी उनके हो सकती हैं। एम्पावरमेंट उनकी घर में किस तरह से है, उनकी एम्पावरमेंट जो है वो मुल्क और मुआशरे के लिए किस तरह से है, और हमारी गवर्नमेंट पीटीआई ने जितना काम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है और उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए किया है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। मैं हमेशा ये बात कोट करती हूँ कि कवानीन तो मौजूद हैं, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी, उनको एम्पावर करने के लिए सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की कमी थी। वो हमने आके जो है अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हमने इनिशिएट की जो कि इससे पहले नहीं थी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे तो खवातीन को उनकी नुमाइंदगी भरपूर तरीके से देनी पड़ेगी। बिल्कुल, वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हर फील्ड में। और अगर हम बात करते हैं हुकूमती इक़दामात की, तो आप उसमें उस लिस्ट में क्या क्या ऐड करना चाहेंगी अभी आवाम को बताने के लिए कि ये चीजें हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए हुकूमत की जानिब से की गई हैं? बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गवर्नमेंट ने, ना सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बल्कि वुमेन्स की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। अभी आप जहां हम जिस सिटी में बैठे हुए हैं वहां पे एक मैं हमेशा कोट करती हूँ कि वॉक सेंटर है खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया, जो कि खुद एक आर्ट है। इस तरह का पूरे पंजाब पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं है जो कि मुल्तान जैसे सिटी में है। वो फॉल नहीं था पहले इतने अच्छे तरीके से, लेकिन हमने नहीं था, लेकिन हमने उसको आके जो है बहुत सारी चीजें उसमें एडप्ट की, लोगों को उसमें लेके आए और खवातीन को उसके हवाले से अवेयरनेस दी, क्योंकि सेंटर बना हुआ था, फीमेल्स को अवेयरनेस नहीं थी, तो रसाई और उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन हमने स्टार्ट की। इसके साथ साथ उनको एक बहुत अच्छी चीज जो कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया, थानों के अंदर जहाँ के वुमेन डेस्क थे वहां पे कोई हरासमेंट का अगर केस आता है तो वहां पे एसएचओ एफआईआर देने से कतराता था, या खवातीन की दाद रसी उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो ये हमने इनिशिएटिव लिया और बड़ी सख्ती के साथ ये ऑर्डर्स आए कि जो खातून हरासमेंट की कंप्लेन लेके आती है तो एसएचओ बाउंड है उसको फौरी तौर पे एफआईआर देने के लिए, और अगर वो एफआईआर नहीं देता तो उसके खिलाफ बहुत फौरी तौर पे जो है बहुत सख्त एक्शन लिए जाएंगे और लिए गए भी, जिसकी वजह से जो है ये चीज बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो जब तक हम खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, उनको उनकी सही जगह नहीं देंगे, उनको हर चीज में नुमाइंदगी नहीं देंगे, तब तक आप ये भूल जाएं कि मुआशरा मौज़ूद भी बन सकता है या मुआशरा तरक्की कर सकता है। बिकॉज नेशनल डेवलपमेंट में इट्स क्वाइट एविडेंट कि खवातीन की जो पार्टिसिपेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद जमान खान अवान, और हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। आपकी नजर में व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है उसका पहले हमें पर्पस क्लियर होना चाहिए कि एजुकेशन के मुताबिक सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट बच्चा कोई डिग्री हासिल कर ले तो उस डिग्री के अकॉर्डिंग बाद में वो सर्च आउट करता है। मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो स्कूल सेक्टर्स है, कॉलेज सेक्टर है, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी सेक्टर है। देखें, हम अगर हमारा यूनिवर्सिटी सेक्टर जो है वो अगर इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा करे और उनसे ये चीज़ शेयर करे कि आपको किस किस्म की जनरेशन के अंदर स्किल्स चाहिए, तो अल्टीमेटली जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनके अंदर उस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी होगी। और होना ये चाहिए कि देखें, जब बच्चा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रहा होता है तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसका विजन डेवलप किया जाए, और विजन डेवलप होता है एजुकेशन से, और एजुकेशन इंपॉर्टेंट आ जाती है वो स्कूल, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी। तो मेरे लिए मैं हमेशा ये बात शेयर करता हूँ मैं अपना जो स्कूल माशाल्लाह रन कर रहा हूँ एमिरेट्स के नाम से, एमिरेट्स स्कूल,
उसमें मैं टीचर्स को कहता हूँ कि जो टीचर्स के वर्ड्स होते हैं ना, वो बच्चों की रूह तक उतर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वही होते हैं जो उनको बना देते हैं, वही होते हैं जो उनको डाउन पे ले जाते हैं। बिल्कुल, अगर एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो बच्चे का प्रेजेंट को डिजाइन करे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे, क्योंकि विजन दे कि जिंदगी में बेटा जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ रुक जाती है डॉक्टर्स इंजीनियर इस लेवल पे। इस चीज के बारे में बात करना है, वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज होनी चाहिए कि हम बच्चों के अंदर ये चीज अप्रोच डेवलप करें कि जिंदगी में आप कुछ भी सोचें, उसका इनिशिएटिव लें, तो आप पाकिस्तान के लिए कोई रिकग्निशन बन सकते हैं। एग्जैक्टली। तो होना ये चाहिए कि मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्कूलिंग लेवल से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, अब एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? अच्छा, ये भी जरूरी है कि जो लोग कहते हैं जी कि जरूरी तो नहीं कि हर बंदा एंटरप्रेन्योर ही बने, मैं भी इस चीज पे कायल हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट आफ्टर कैरियर कोई जॉब भी करता है, लेकिन वो ये सोच के करे कि आने वाले वक्त में मैंने अपने ख्वाब पूरे करने हैं। अगर इस अप्रोच के साथ वो जॉब भी कर रहा होगा ना, तो वो उसका लर्निंग पीरियड होता है। एग्जैक्टली। वो लर्निंग पीरियड की अप्रोच को जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा, वो टफ टाइम को भी देखेगा, वो बॉस को भी अच्छा फील करेगा, वो अगर कहीं पे लेग पुलिंग है तो उसको भी बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसके माइंड में एक चीज होगी कि अल्टीमेटली मैंने कोई अपना इनिशिएटिव लेना है। बिल्कुल। तो मैं ये जरूर कहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म से कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के जो कोर्स आउटलाइन है वो प्री लेवल से ही इन्वॉल्व होनी चाहिए, इनिशियल लेवल पे। अच्छा, अब मैंने अपने स्कूल में एक सेंटर का नाम दिया हुआ जी इंजीनियर सेंटर। अच्छा, ये एक ऐसा वर्ड है जो हम कहते हैं जी कि बच्चा इंजीनियर सेंटर में तब जाएगा जब वो जीनियस बनेगा। बिल्कुल, कि हम इंजीनियर सेंटर में अच्छा देखिए अट्रैक्शन पैदा करनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन के अंदर जब तक आप इंटरेक्टिव स्टडीज को नहीं लेके आएंगे ना, वो इंटरेस्ट नहीं लेते। मुझे बताएं, हमारी आजकल की जो जनरेशन है, मोबाइल अगर आप उन्हें देते हैं, कभी उन्होंने आपसे पूछा है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको कैसे करना? अल्टीमेटली वो बड़े इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनको इंटरेस्ट बेस्ड स्टडीज दी जाए, उनके अंदर कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स प्रोवाइड की जाए, उनको जो लर्निंग है एकेडमिकली सिर्फ पढ़ाया ना जाए, उसको प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए। मैं अभी इस पॉइंट पर आना चाह रही थी कि डोंट यू थिंक के द स्टूडेंट्स आर डन विद नोट्स एंड नोटबुक्स एंड बुक्स, मतलब अब जरा गैजेट्स की जानिब आया जाए। आपकी फील्ड की बात कर लेते हैं। मैंने बच्चों को एक टॉपिक दिया कि ये बेटा एक टॉपिक है, इसको आपने प्रेजेंट ऐसे करना है जैसे ब्रेकिंग न्यूज होती है। अच्छा, अब उसमें देखिए हुआ क्या कि क्लास में क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई। उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, उसको मैंने एक आइडिया दे दिया। मैंने कहा जब आपने ब्रेकिंग न्यूज करनी है ना, तो आपने किसी भी चैनल की ना पहले ट्यून स्टार्ट करनी है। बिल्कुल। उसने पहले वो ट्यून को क्लास में चलाया, आफ्टर दैट उसने वो ब्रेकिंग न्यूज का, तो जिन्होंने नहीं किया था, जिन्होंने करना था, उनको आइडिया तो मिला और इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना। अल्टीमेटली जब हमने नेक्स्ट एक्टिविटी करवाई कोई भी, तो हर बच्चे ने उसको सर्च किया, उसको सोचा, अपनी थिंक। देखें, बात वही आ जाती है कि अगर आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा ख्वाब रखेंगे, तो चीजें भी जिंदगी में बड़ी करने के काबिल होंगी। इसीलिए कहते हैं ना, सी द बिगर पिक्चर। डेफिनेटली। एंड चेंज द नैरेटिव। देखिए, उस्ताद माजरत के साथ हमारे यहाँ उस्ताद का भी कुछ कैलिबर ऐसा है कि अगर वो भी कोई एक डिग्री और करना चाहता है, तो वो ये सोचता है कि मैंने भी कल को कोई प्रमोशन लेनी है। मैं कहता हूँ कि हमारे उस्ताद इस लेवल पे जरूर चीजें डेवलप करें कि बच्चे को कहें कि अगर आज आप यहाँ खड़े हैं, तो बेटा आने वाले वक्त में या 2 साल बाद या 3 साल बाद आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। आप कोई ऐसी कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। देखें, मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। और मोटिवेशन इस लेवल पे होती है कि वो आपकी ना सिर्फ पर्सनालिटीज, आपकी वैल्यूज चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये वो कल्चर है जो हमारे यहाँ गैप है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम इसके खिलाफ नहीं है। पहली बात कि हम खुद एजुकेशनिस्ट हैं, खिलाफ नहीं, ये कुछ हमारी तकलीफात हैं, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम सब मिलके, सब एजुकेशनिस्ट एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं और अपनी जनरेशन के हवाले से सोचें, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चियां, मैं कहता हूँ बच्चियां ऐसा ऐसा इनिशिएटिव ले सकती हैं, ऐसा ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। 101 एक सीईओ क्लब्स बने हुए हैं, 100 सीईओ क्लब्स बने हुए हैं। उन क्लब्स को ज्वाइन करने का पर्पस क्या है जी? देखिए, बहुत सारे सीईओ की सक्सेस स्टोरीज हैं। बिल्कुल। उन यूनिवर्सिटीज में मैं आज भी आपके इस प्लेटफॉर्म से कहूंगा कि हमें चाहिए कि जो बहुत एक्सपर्टीज हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ बड़ी डेडिकेशन के साथ गुजारी है, बहुत लोगों को डेवलप किया है, उनके सेशंस होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। उनको इनवाइट करना चाहिए, उनकी स्टोरीज शेयर करनी चाहिए। हमारी करिकुलम में ऐसे लोगों की जरूर चीजें शेयर करनी चाहिए
जिसको पढ़ के ना सिर्फ टीचर बल्कि इंस्पायर हो बच्चे भी। अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल वर्क आई थिंक प्रैक्टिकल चीजें शामिल होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे सेशंस होने चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव हो। मैं एक क्लब अभी डिजाइन कर रहा हूँ। हम सिर्फ अपने बच्चों को स्कूलिंग लेवल पे नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप का हम सिर्फ वर्ड यूज कर रहे हैं, नो। हमने प्लान किया हुआ है कि हमारे बच्चे आफ्टर मैट्रिक भी जब हमारे स्कूल से निकलेंगे तो हमारा एक हमने क्लब डिजाइन कर रहे हैं जी, एंटरप्रेन्योर लीडर्स क्लब। अच्छा, उसमें होगा क्या कि हमारे बच्चे ज्वाइन रहेंगे हमारे साथ, हम किसी भी अच्छे मेंबर को इनवाइट किया करेंगे जिसकी कोई सक्सेस स्टोरी है, जिसने कोई अच्छा काम किया हुआ है। वही बात आ गई ना, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इंस्पायरेशन होनी चाहिए लाइफ। अब मेरी इंस्पायरेशन की मैं अगर बात करूं तो मैंने भी जॉब की है स्टार्ट में, मैंने 3 इयर्स जॉब की है। आफ्टर 3 इयर्स मेरा प्लान था यार मैंने कोई अपना स्टार्टअप लेना है। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे बड़े चचा, मेरे छोटे चचा एक बहुत बड़े ग्रुप्स को रन करें एजुकेशन में ही। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने जिनके साथ काम किया मेरे बड़े ही उस्ताद भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, तो वो मेरी इंस्पायरेशन पर्सनालिटी थी। मैंने कहा कि अगर उन्होंने विद इन 5 इयर्स एक कॉलेज से यूनिवर्सिटी से मेडिकल तक पहुंच गए हैं, तो यार मैं अगर कोई छोटा सा इनिशिएटिव ले लूं तो हो सकता है जिंदगी में कहां पहुंच जाऊं। एग्जैक्टली, यानी आपने अपने गोल सेट किया कि जी मैंने ये करना है, आपने आइडेंटिफाई किया एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। वो मैं आपको बताता हूं, देखिए जो बंदा जॉब कर रहा होता है अगर वो जॉब भी बड़ी नियत से करता है ना, और वो ये सोचता है कि कल को मैंने अपना काम शुरू करना है, तो जो उसका रिवॉर्ड है ना उसको अपने काम में मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। मैंने जॉब की, ठीक है, मैंने जितनी मेहनत से की, अल्लाह ने मुझे जब अपना काम मैंने स्टार्ट किया तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। बहुत खूब। आज अल्लाह ताला ने अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी चीजें शेयर कर रहा हूँ तो देखें मेरे अंदर कोई ना कोई ये सोच जरूर है कि आने वाली जो जनरेशन हो वो अपना कोई स्टार्टअप ले। दिस इज अ सक्सेस स्टोरी। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, अल्लाह माँ बाप की दुआएं। मैं कहता हूँ हम घर में भी जाते हैं तो मैं वालिद साहब या मदर, मेरी मिसेज हैं वो भी मेरे साथ ही होती हैं, वो भी एजुकेशन में ही साथ इन्वॉल्व है, वो भी एम्पावरमेंट की बात कर लें। देखिए वो फीमेल्स लेवल बड़ा मोटिवेट कर रही होती हैं, ठीक है, टीचर्स को कर रही है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर हम एक टीचर को जस्ट एक ही स्टैंडर्ड पे रखते हैं, हम अपने टीचर्स की ग्रूमिंग के लिए कुछ ऐसे हमने चीजें ज्वाइन करवाई हुई हैं, कुछ आप कह लें कि प्रोग्राम्स ऐसे किए हुए जिसमें हमारी टीचर्स भी मोटिवेट होती रहती हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि एक मैसेज आपके इस प्लेटफॉर्म से कि उस्ताद को हमेशा ये चीज सोचनी चाहिए कि वो जो चीज अब बच्चों को डिलीवर कर रहा है ना, वो यूं समझे कि उसकी जनरेशन को भी आगे इसी तरह डिलीवर किया जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसकी अपनी औलाद को भी यही मिलेगा अगर जैसे वो जिस नियत से वो डिलीवर कर रहा है। ये बड़ी कंफर्म बात है। सबीन गुल साहिबा, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ऐड किया है। बिल्कुल, मैं इनकी बातों को सेकंड करती हूँ कि टीचर जो है ना, आपका बच्चा जो है वो टीचर को फॉलो करता है, और मैं हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि एक तो टीचर की ग्रूमिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, और दूसरा ये कि टीचर के अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सके। और सेकेंडली कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तब से ही हमारा जो क्लासेस हैं, जो हमारी बुक्स हैं, या जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, वो पहले से हमारा बच्चों का गोल सेट होना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। उसी वाले से काउंसलिंग बाई तो ऐसा ही है कि आपकी बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, फिर उसके उसी तरफ जो है स्टडीज की तरफ लेके जाया जाता है। तो पाकिस्तान में भी इसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। और मैंने भी जो है वो अभी से प्लानिंग यानी कि अपने मेरे जहन में है, तो अपनी बच्चों की प्लानिंग, उनका माइंडसेट उसी तरीके से रखा है कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, उनको मैं फॉलो करती हूँ। फिर टाइम टू टाइम टीचर के साथ जाके वो डिस्कशन होती है कि ये बच्चा, मेरा बच्चा इस तरफ जा रहा है तो उसको मैंने इसी तरफ ही लेके जाना है। तो वो ये जरूर होना चाहिए कि पहले ही आपका गोल सेट हो, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, और फिर उसके अंदर उसकी स्टडीज में इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, और वो प्रैक्टिकली वो चीजों को जब करता है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। टीचर्स आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर्स। यस, बच्चे बाज़ औक़ात आपकी बात नहीं सुन रहे होते जितनी वो टीचर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो और इसलिए बहुत जरूरी है अगर आप अपने माशरे को बनाना चाहते हैं ना, यूँ कहने के पीसफुल, क्योंकि हम पीस पे बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपको आपका जो मीडियम है वो बच्चा है, और बच्चे की घर के बाद जो है वो आपका टीचर है जो उसको मोल्ड कर रहा होता है, उसको बना रहा होता है, वहीं गुजारता है। स्कूल लेवल पे देन उसने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो आपके टीचर्स के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे की पर्सनैलिटी को परख सकें, उस पर्सनैलिटी बना सकें, उसकी कैरेक्टराइजेशन कर सकें। तो हमें उस्ताद जो है, ऐसे तो नहीं कहा कि उस्ताद कौमों को
बनाते भी हैं और बिल्कुल। बिगाड़ते भी बिल्कुल, हैं। exactly, तो exactly। उस्ताद की कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये चीज बड़ी मैटर करती है बिकॉज टीचर्स आर इन्फ्लुएंसर्स, और वो अपने बच्चों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो उनका भी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बेहतर बहुत होने जरूरी। की बहुत बहुत अशद जरूरत है। देखिए, इस पर हम बात नहीं करते, दिस इज अनपॉपुलर जी, जी, ओपिनियन, मैं इस पर बात नहीं की जाती। Exactly, देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारे ये होना चाहिए कि बच्चे जो है ना हमारे क्रिएटिव होने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, इनोवेटर्स होने चाहिए, Yes। ठीक है। और ये तभी मुमकिन है जब देखें डिलीवर तो हो रहा है, बुक्स तो अवेलेबल है, ठीक है। मुझे बताएं, उस्ताद का ये काम है कि वो अपने बच्चों को रिकमेंड करे कि बेटा ये बुक स्टडी करें, ठीक है, इन चीजों पे काम करें, अदर देन द कोर्स, अदर देन द कोर्स, ठीक है। और आफ्टर दैट देखें बच्चे की क्वालिटीज नजर आ जाती हैं, जैसे आपको उससे पार्टिसिपेट करवाते हैं, किसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं, डिफरेंट और एक्टिविटीज हो टीचर रही को है, मालूम होता है कि कौन स्टूडेंट कैसा है, किस कैलिबर का है, किस कैलिबर का। और हर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, Exactly। हर बच्चे के अंदर, हर बच्चा क्रिएटिव होता हर है, बस बच्चा क्रिएटिव एक्सप्लोर होता नहीं कर है, पाते। उसको एक्सप्लोर नहीं करना, मतलब उसके अंदर ये हमारा गैप है कि हम उसको जज नहीं कर हाँ, पाते। पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल बिल्कुल होता है, होता है। लेकिन हम उसको जान नहीं पाते, निकाल नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सबीन गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट पे। हुकूमत ने इस पर काम किया है, इसी विजन के साथ काम कर रही है, लेकिन क्या काम चल रहे हैं, इस हवाले से बात करना बड़ा जरूरी है। मिनी बजट की बात कर लेते हैं। अभी रिसेंट जो एक केस है, मिनी बजट हमारे सामने है, और अगर हम खवातीन की बात कर ही रहे हैं तो घर बैठी खवातीन का हुकूमत से शदीद किस्म का गिला है। अपने घरों की अगर बात कर लेते हैं, इस हवाले से आपको मौक़िफ़ जानना बड़ा जरूरी है कि हुकूमत का जो साइड है, आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी भी बताना आपका बहुत जरूरी है, और ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, हुकूमत के जो लोग हैं, हुकूमती लीडर्स जितने भी हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मिनी बजट पे अगर आप अपना कोई कमेंट रखना चाहें सामने, तो यू आर फ्री टू डू दैट। एक तो ये कि मिनी बजट हर गवर्नमेंट में आता है जी, और मिनी बजट लाने की बहुत सारी यूं कह लें कि जरूरत भी होती है थी, लेकिन एक अवेयरनेस की कमी कि जब मिनी बजट आ रहा था तो ये बहुत शोर था कि शायद मिनी बजट में नए टैक्सेस लगाए गए हैं, एक आम आदमी के ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया है। ऑफ कोर्स महंगाई है, मिनी बजट से आम आदमी भी मुतासिर हुआ है, बट यहाँ हमें इस चीज की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि मिनी बजट 345 बिलियन समथिंग का था, उसमें 2 बिलियन जो है वो एक कॉमन मैन के ऊपर बर्डन पड़ा। हाँ, उसपे बात हुई कि उस पर टैक्सेस नहीं लगे। तो यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आम आवाम के ऊपर टैक्स नहीं लगा। गोश्त की बात हुई, दूध की बात हुई, बाकी चीजों की बात हुई, तो वो इसी बार में हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो चीजें जो हैं जो आप यहाँ से भेज रहे हो बाहर, उसके ऊपर टैक्स लगा, जो आम आदमी यहाँ पे खा रहा है, लोकली ले रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगा, उस पर टैक्स नहीं लगा। मिनी बजट की बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर लग्जरी आइटम्स हैं, वो हर कोई यूज नहीं करता, उसके ऊपर टैक्स लगा। तो ये अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अब इसके पसे पर्दा अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सा माफिया जो है वो फायदा उठा जाता है। अब गोश्त पे तो हमने टैक्स लगाया जो बाहर जा रहा है, लेकिन जो आपको यहाँ पे गोश्त बिक रहा है उस पर टैक्स नहीं है आपका, ठीक है, लेकिन जो माफिया है वो उसको भी यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस की। बस वो शोर एक हाइप क्रिएट की जाती है और फिर उसके अंदर अपने मफादात को हासिल किया जाता है। तो मैं ये अपील भी करूंगी कि जो हमारी, क्योंकि हमारे पास गैजेट है, मोबाइल, और इस पे हर बंदे की एक्सेस है, तो आप इसके अंदर फाइंड आउट क्या करेंगे, क्या चीज है, क्या चीज नहीं आई का, जो अगर मिनी बजट आया तो किसके ऊपर असर हुआ, करेंगे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए आवाम को। जहां हम बाकी चीजें देख रहे होते हैं, हमें ये देखना चाहिए जिससे माफिया जो है वो हमें बेवकूफ ना बनाए। सेकेंडली, अगर मैं एम्पावरमेंट की बात करूँ ना खवातीन की, तो हमने छोटे छोटे लोन स्टार्ट किए खवातीन को देने के लिए एहसास प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद अगर हम महंगाई की बात करते हैं, जो कि बड़ा बर्निंग इशू भी है और क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। ऑफ कोर्स महंगाई है, आम बंदा जो है वो परेशान है, लेकिन हमने उस महंगाई को कवर कर कुछ चीजों के सब्सिडाइज भी किया और कुछ पैकेजेस लेके आए काम इंसान के लिए कि वो इससे कंपनसेट हो सके। हमने एहसास प्रोग्राम के जरिए उसमें हमने पैसे भी देना शुरू किए, राशन के मद में सब्सिडी भी हमने दी। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स हमने जो बच्चों ने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जाना है उनके लिए स्कॉलरशिप्स स्टार्ट की। कामयाब नौजवान के हवाले से हमने ये पैकेज भी किया। तो हमने बहुत सारे काम स्टार्ट किए और सबसे बड़ा इनिशिएटिव तारीख का
कि हमने हर घर के अंदर हेल्थ कार्ड दे दिया आपको 10 लाख बिला जाने बिला तफरीक के वो पीटीआई का वोटर है या वो किसी और पार्टी का वोटर है। एक आम आवाम, एक आम इंसान को, पाकिस्तानी आवाम को पंजाब में फरवरी के एंड में आपका जो CNIC है ना वो आपका हेल्थ कार्ड होगा। ठीक है, अवाम को रिलीफ देने की बात हो रही है, हुकूमत की जानिब से अवाम को किस तरह का रिलीफ दिया जाता है हुकूमती। हमारे साथ मौजूद है सबीन गुल साहिबा, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनसे बात हो रही है और रिलीफ की बात हो रही है। इस पर हमें मजीद क्या जानने को मिलता है ये हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी सबीन गुल साहिबा से, मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एहसास प्रोग्राम के अंडर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात करें और आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या किया जा रहा है। महंगाई है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही साथ कंपनसेशन के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, इस पर इन डिटेल बात करने की कोशिश जारी है। वक्त हमारे पास कम होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि बहुत सारी चीजों को एडअप किया जाए ताकि आवाम तक एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि अच्छा, जो आप ये समझ रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, तो एक साइड है जहां पर काम हो रहा है और वो दिखाने की अशद जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, उनको एलिमिनेट करने की मैं समझती हूँ कि अभी काफी जरूरत है। और इसीलिए आपको यहाँ पर इन्वाइट किया गया है कि बहुत सारी चीजें जो आवाम समझ रही है जो कि गलत हैं, उसको पॉजिटिव लेकर चलने की मेरा ख्याल है कि जरूरत है। तो इस हवाले से आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकती हैं। हम बात कर रहे थे हेल्थ कार्ड की। जी, हेल्थ कार्ड। हाँ जी, हेल्थ कार्ड की वो फरवरी के एंड में जो है पूरे पंजाब के लोग जो हैं उसको उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। उनका जो CNIC है वही हेल्थ कार्ड होगा फरवरी के एंड तक। पूरा पंजाब यानी कि 36 के 36 इजला जो है उनके NIC जो है वो, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ी सहूलत है एक आम गरीब बंदे के लिए कि वो अपना इलाज 10 लाख रुपया उसकी पॉकेट में आ गया कि वो अपना इलाज कहीं से भी, उसकी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी वो अपना इलाज करवा सकता है और बड़े अच्छे तरीके से। इसके अलावा हम सर्वे करवा रहे हैं टाइम टू टाइम कि उनको एहसास प्रोग्राम के अंडर के जो एलिजिबल हैं और जो गरीब हैं और उनका एक क्राइटेरिया होता है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ लोग ये गिला करते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे या हम उस क्राइटेरिया पे नहीं आए, या आप हमें क्यों नहीं एहसास प्रोग्राम में ऐड किया गया। तो उसमें मैं ये आपके तवज्जो से बताती चलूं कि एक सर्वे फॉर्म होता है, उस पे पॉवर्टी का एक क्राइटेरिया होता है कि इतने नंबर्स होते हैं और उसके, क्योंकि अमूमन आपसे भी शिकायत लोग करते होंगे और हमसे भी करते हैं, तो वो क्राइटेरिया है पॉवर्टी का कि उस लाइन पे जब सर्वे हो रहा था जो उस पे आता है पूरा मतलब वो ऐड होता है और जो नहीं आता हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है ना। तो ये ना हो कि जो वाकई डिजर्व कर रहा है, जिसकी आमदनी 12,000 है और आपकी आमदनी जो है वो 30,000 है, तो हमें फिर 12,000 वाले तक जाना पड़ेगा ना जिसकी आमदनी, तो वो फिर हमें उसको कुशन देना पड़ता है। तो वो एक सेट है, मतलब देयर इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी। तो इसमें बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि एक ये भी है आपके तवज्जो से अच्छा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, जिसका बना हुआ है ना आपका पासपोर्ट, वो भी अहल नहीं है इस एहसास प्रोग्राम के उसमें। सब में नहीं, लेकिन जो इनिशिएटिव्स में उसमें ऐड नहीं है। तो ये भी अवेयरनेस देने की बहुत जरूरत है और हम दे भी रहे हैं अवेयरनेस। और दूसरी बात ये कि मैं जब खवातीन की बात आती है तो उसमें आपने सुना होगा हरासमेंट कमेटी होती है, और हरासमेंट कमेटी इज मैंडेटरी इन ऑल पब्लिक एंड जो आपके प्राइवेट और बाकी गवर्नमेंट जो इदारे हैं उसके अंदर बननी लाजमी है। अब वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और ना उसके ऊपर इतना एम्फेसिस होता है कि ये जरूरी भी है, यानी जो कि हमने इसके ऊपर काम शुरू किया कि ना सिर्फ हमने गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उसमें हरासमेंट कमेटी डिस्प्ले करवाई, बल्कि प्राइवेट की तरफ भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनको कहा कि आप जी जो हरासमेंट कमेटी होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज कि उसका, और ये बड़ा एक मैं कहूँगी ब्लंडर ही है कि जब हरासमेंट कमेटी बनती है तो उसका जो चेयरमैन है या जो कन्वीनियर है वो बॉस होता है, बॉस होता है। और हालांकि ये बॉस के खिलाफ खुद, मतलब अगर आप देखें ना स्क्रूटनी करें तो बॉस के खिलाफ ही ज्यादा जो है कंप्लेंट्स आई होती हैं। तो वो हमने इसमें श्योर किया कि आपका कन्वीनियर जो है वो बॉस या उस लेवल का नहीं होगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब में इम्प्लीमेंट हो जाए ताकि जो हरासमेंट को भी शामिल किया जा रहा है। हाँ जी, उसमें नंबर्स होते हैं कमेटी में कि इतने फीमेल होंगे और इतने मेल्स होंगे, तो उसको देखते हुए अब हमने उसमें टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में बल्कि जो हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट जो ऑफिसेज है उनमें भी जाके वो
चेक करेंगे कि क्या हरासमेंट कमेटी बनी हुई है, और अगर बनी हुई है, ये भी बड़ी टेक्निक है कि हरासमेंट कमेटी कागजों में बना देते हैं, उसको डिस्प्ले नहीं किया जाता। तो वो हमने वो इस पे आ रहे हैं कि अगर आपने बनाई है तो वो डिस्प्ले भी होना जरूरी है। ठीक। तो इस तरह के हम जब मिलके काम करेंगे और जब गवर्नमेंट और पब्लिक मिलके जब वो इस तरह के इनिशिएटिव लेती है तो वो सक्सेसफुल भी होते हैं। हमने ऑन बोर्ड सबको, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस, स्कूल्स और जो कम्युनिटी लेवल पे है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सबको के साथ मिलकर अब हम इन चीजों को आगे लेके जा रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी और उसका रिजल्ट भी आए, ताकि फीमेल्स को जो है वो जो हरासमेंट, सबसे ज्यादा केसेस जो है वो हरासमेंट के फीमेल्स के साथ ही होते हैं, तो वो उनसे उनको सिक्योर किया जाए और उनको भी एहसास हो के उसका एहसास हो कि गवर्नमेंट साथ है हमारे। ठीक। अब बढ़ती महंगाई को जब हम सामने रखते हैं और हर घर की बात करते हैं और हर घर के हर फर्द की बात करते हैं, तो हर किसी का यही गिला है कि महंगाई बढ़ गई है, इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बिकॉज व्हेन यू गो ऑन द रोड, अगर आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हर किसी का, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो खरीदार हो, हर किसी का यही गिला है कि इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया सिवाय महंगाई के। तो इस अवाम को ये जो तबका है, और मैं ये समझती हूँ कि हर तबके के ऊपर ये अफेक्ट हुआ है, किसी एक के ऊपर नहीं हुआ। अगर हम एलीट क्लास की बात करते हैं तो वो भी इस चीज से सफर कर रहे हैं, तो कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। हुकूमत के हवाले से पॉजिटिव कमेंट लेना और पॉजिटिव कमेंट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए? दो चीजें हैं इसके अंदर। ऑफ कोर्स महंगाई हुई है और आम बंदा क्या एलीट क्लास में इससे मुतासिर हुई, बट हम ये कहें कि हर चीज में महंगाई हो तो ऐसा नहीं है। मैं अगर सब्जी की बात करती हूँ, क्योंकि किचन जो है वो अमूरे खाना जिस दिन वो फीमेल ही उसको देख रही, लुक आफ्टर कर रही होती है, तो अगर मैं सब्जी या फल की बात करती हूँ तो पिछले दौर में भी मुझे उसकी प्राइसेस सेम नजर आई थी। हाँ, कुछ चीजें जिसकी कीमतें बढ़ी। दूसरा आंसर ये है कि जिस चीजों में कोई महंगाई का कंट्रीब्यूशन नहीं भी है, तो आपका दुकानदार जो है वो उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहा होता है कि जी पीछे से महंगाई होगी, पीछे से कीमतें बढ़ गई, और वो अब तो एक ये उन्होंने जो माफियाज हैं या जो मैं कहूँगी कि मतलब पसंद लोग और जो हमारी लोगों से और मुल्क से वफादार नहीं है, अपनी चीज को बेचने के लिए वो दो गालियां हुकूमत को देते हैं और उसके बाद वो चीज आगे महंगी करके और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो सारा अमल हो रहा है, प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी कोई काम हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और हम जो हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर फुली तौर पे जो है वो मैं कहूँगी जी इन एक्शन है। वो जाते हैं, चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, जुर्माने भी होते हैं, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग है ना ये माफिया, और उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँगी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है, अपनी एफर्ट्स भी लगा रही है, पूरी कोशिश करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, प्राइस को कंट्रोल किया जाए। और अभी हम एक और आप देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम अब टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से। और वो अब जब वो टास्क फोर्स बनेगी तो वो हर गली मोहल्ले में और हर जगह पे जाके वो इसका तदारक करेगी कि कहाँ पे जो है वो प्राइस कंट्रोल लिस्टें नहीं अवेजा, कहाँ पे जो है वो चीजें ज्यादा महंगी बेची जा रही हैं, और उसके बाद वो फिर एक्शन होगा। आप देखेंगे कि किस तरह से टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह जी इनिशिएट होने वाला है, फिर आपको उसके रिजल्ट आना शुरू होंगे। ठीक है। मोहम्मद जमान खान अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे अब जानना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए स्कूल लेवल पर, स्टूडेंट लेवल पर और इनिशियल लेवल पर क्या चीजें बेहतर की जा सकती है, और इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, इस हवाले से आप क्या ऐड करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं ये शेयर करूं कि हमें प्राइवेट स्कूल्स को भी थोड़ा सा इस लेवल पे वर्किंग करनी चाहिए कि जैसे हमारी एक फाउंडेशन है, शहनाज फाउंडेशन, हम उस फाउंडेशन के थ्रू ये कर रहे हैं कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक। अच्छा, फ्री एजुकेशन की जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ी एक कह लें कि ब्लेसिंग होती है। ठीक है, तो मैं ये अपना एक रोल आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम किस लेवल पे अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि तमाम लोग अगर अपने एजुकेशन सेक्टर में स्कॉलरशिप्स इस लेवल पे दें कि बच्चों को फैसिलिटेट करें, तो अल्टीमेटली उसमें से कोई ना कोई नहीं बल्कि जिसको स्कॉलरशिप मिलती है या जो इसके काबिल होता है, तो अल्लाह पाक ने उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज रखी हुई होती हैं, तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट लेवल से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, वो बहुत सारी जगहों पे सफर हो रहे होते हैं। ठीक है, स्पेशली आफ्टर कोविड। और उसमें ये है कि अगर हमें कोई गवर्नमेंट लेवल पे इस किस्म का कोई रूल एक जैसे पास कर दे, रूल क्या होना चाहिए? देखें, हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से पेरेंट्स डिस्टर्ब हो,
हम कभी ये नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर एक्स्ट्रा या बर्डन एजुकेशन पे जाएं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो एजुकेशन का पर्पस है वो दोनों चीजें ऐड ऑन हो रही होती है, बच्चों को भी फैसिलिटेट करना है, क्वालिटी एजुकेशन भी देनी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ पॉलिसीज हैं जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उन पॉलिसीज में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हुकूमत हमें इस लेवल पे यूनाइटेड कर दे कि अगर आपके स्कूल में से कोई पेरेंट्स मूव ऑन करते हैं किसी और सेक्टर में, किसी और स्कूल में, तो एक प्रॉपर एक जिसे कहते हैं कि वो जो लिविंग सर्टिफिकेट एक नाम दिया जाता है, उस लिविंग सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर देना चाहिए। उसकी कंपल्शन से क्या होगा कि अल्टीमेटली पेरेंट्स के अंदर भी एक चीज का खौफ होगा, आने नए एडमिशन करने वाले इदारे को भी उस चीज का होगा, उससे चीजों में क्लैरिटी बहुत सारी हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर सॉरी टू से बहुत सारे पेरेंट्स का ये है कि अगर फीसिस 4 to 5 मंथ्स की पेंडिंग हो जाती हैं और वो इस चीज में रहते हैं जी पे कर रहे हैं, पे करते हैं, अदर वो करते नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि अगर इतनी अमाउंट इकट्ठी होगी है किसी और स्कूल में करवा देते हैं। और हमारे स्कूल वाले जो दोस्त अहबाब हैं वो ये नहीं सोचते कि पीछे स्कूल्स के साथ इनके क्या रिलेशन है या इनका क्या वहाँ पे सिस्टम रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो बड़ी माइनर सी लगती हैं, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम सभी उसको फॉलो करेंगे, मुझ समेत, ठीक है, तो अल्टीमेटली बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स के वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। हमारी एसोसिएशंस हैं, बहुत लेवल पे हम फैसिलिटेट करते हैं, एक दूसरे को केयर करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्टिव एज पे रखती है, बहुत सारी चीजों में अच्छे उनके रोल्स हैं, हम उनसे ये नहीं है कि कोई डिस्टर्ब है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिनको अगर हम यूनाइटेड होकर चीजों को लेके चल पड़े तो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। सबीन गुल साहिबा, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगी कि इन्होंने अपना जो कंसर्न ऐड किया? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जब बच्चा एडमिट होने आता है किसी स्कूल में तो वो स्कूल की इंतजामिया जो है वो उससे जरूर लिविंग सर्टिफिकेट की डिमांड करे और उसके बगैर जो है उसको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। जब ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी तो ऑफकोर्स ये चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा मैं ये जरूर बताना चाहूंगी एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो हमने अभी मुल्तान में इनिशिएट किया, एहसास दस्तरखान, एहसास दीवार और इसके साथ साथ एहसास बाजार, और इसमें भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान जो है वो बाजी ले गया हमेशा की तरह। जैसे जब कोविड आया था तो तब भी मुल्तान ने बहुत अच्छा पूरे पंजाब से बेहतर सर्व किया था, और अब भी हमने इसको इनिशिएट किया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम साहब ने और उनके साथ पार्लियामेंटेरियंस भी और सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी तादाद, सोशल वेलफेयर ने साथ मिलकर इस चीज इनिशिएट किया, और जिसका ये हम आई फील प्राउड के सीएम ने जो है वो बुजार साहब ने इसी को जो है पूरे पंजाब में रेप्लिका किया है। इस तरह की चीजें आप हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, और वो अब इनिशिएट कर रहे हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले। अगर आप अभी भी अगर आप जाके देखें एहसास दीवार की, मुझे एक अच्छी चीज ये लगती है कि खामोशी से जो है वो मुखैर हज़रात आते हैं, सामान लेकर रख जाते हैं, और जो जरूरतमंद है वो आके अपनी जरूरत का जो है वो सामान वहां से ले जाता है। अभी तक मुल्तान में जो एहसास दीवार एक सोशल वेलफेयर की बिल्डिंग है सनज़ार, उस पे डिस्प्ले लगा, और दूसरा जो सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों ने मिल के जो है बनाई दीवार दिल्ली गेट के पास, वो भी बहुत बड़ी जबरदस्त, वो भी चल रही है। तो इस तरह की जब एहसास हम ये पैदा करेंगे लोगों में तो ऑफ कोर्स मुआशरा तब्दील होगा, और फिर इससे बहुत सारी चीजें चेंज होंगी आपकी। मैं बहुत ज्यादा खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि हमारा एहसास दस्तरखान भी चल रहा है मुखैर हजरात की, इसमें 1 रुपया भी नहीं है गवर्नमेंट का। कोई टाइमिंग इसकी हम अभी 1 वक्त का खाना दे रहे हैं वहां पर, और उसके बाद हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम इसको साथ साथ इसके टाइमिंग्स भी बढ़ाएं। बहुत सारी जब खुशी होती है जब आपके मुखैर हजरात आके डिप्टी कमिश्नर को या वहाँ की इंतजामिया को आके चीजें दे जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा नाम डिस्प्ले नहीं करना, नाम किसी को न बताएं, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है इस बात की कि अभी भी ये जो दुनिया है वो अच्छे लोगों की वजह से कायम है। और जब हम ये एहसास के नाम से चीजें करना शुरू करेंगे तो लोगों के अंदर कंसेप्ट एहसास जो है वो और ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होगा, और उनको भी कोई चीज अगर आपने किसी के अंदर इंटेक करनी है ना, आप उस चीज को बार बार जब रिपीट करेंगे तो लोग उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, और इसी चीज से माइंड जो है वो चेंज होना शुरू होता है। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो हम सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट ले रही है, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ
मिलकर। तो मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि हम तब्दील होंगे और तब्दील होने के लिए सबसे पहले अपने आप को तब्दील करेंगे। जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो हम किसी से तब्दीली की उम्मीद नहीं रख सकते। और इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर होगी, हो रही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। तब्दीली आएगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि तब्दीली लानी पड़ेगी, और वो पहले अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, अपनी जात में तब्दीली लानी पड़ेगी, ताकि हम आगे अपने जो सराउंडिंग्स हैं उसमें चेंज देख सकें। मोहम्मद जमान खान अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से स्टूडेंट लेवल पर, स्कूल लेवल पर क्या काम किया जाना चाहिए? ये जो वर्ड आपने अभी यूज किया तब्दीली का, इसी से मैं जहन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, तब्दीली का वर्ड इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन तब्दीली के अंदर जो चीज आ जाती है, जब वैल्यूज की हम बात करते हैं, तो उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की कहाँ गुंजाइश है? करिकुलम के अंदर। अच्छा, करिकुलम के अंदर कौन से एस्पेक्ट्स होने चाहिए जो बच्चे की पर्सनालिटी को ग्रूम करे, जो उसका विजन ब्रॉड करे, जो उसको क्रिएटिव बनाए, इनोवेटर बनाए, और अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर बनाए। अब उसमें एक तो इम्पोर्टेंट है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रॉपर एक मैं कहता हूँ बुक होनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चों को स्टार्ट से, और वो किसी भी लेवल पे मिस नहीं करनी चाहिए, किसी भी लेवल पे। ये हमारी एक वो वैल्यूज है जिसकी वजह से हम हैं। ठीक है, तो वो तो इम्पोर्टेंट हो गया। और हकाइक सामने रखने, हकाइक सामने, क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई भी पहलू उठा लें तो अल्टीमेटली हम प्रैक्टिकल लाइफ कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लाइफ वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, तो अल्लाह की जात का ऐसा करम था कि उनको तो सारा कुछ पहले ही पता था। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड चीजें आगे अब आइडेंटिफाई हो रही हैं। एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, हमारे जो नेशनल हीरोज हैं, देखिए ईदी साहब हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं हमारे नेशनल, कुछ अगर स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए, अगर किसी भी सेक्टर में बात की जाए, जितने भी बड़े नाम है, आरफा क्रीम टावर जैसे बना हुआ है, कोई भी हमारे छोटे छोटे बच्चों के ऐसे ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनको शेयर करना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे ही आईटी अच्छे हैं, आईटी में अगर हम करंटली बात करें तो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे हैं डेफिनेटली। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो करिकुलम के अंदर इन एस्पेक्ट्स को इस लेवल पे शेयर किया जाए कि हमारी जो जनरेशन आ रही है वो जब उनको पढ़े, उनको सुने। अच्छा, फिर उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस एस्पेक्ट्स होने चाहिए, बच्चे उसको विजुअलाइज भी करें। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे स्कूल्स में उन चीजों से रिलेटेड एक्ट्स होने चाहिए। हमें एक्ट्स इस तरह के नहीं करने चाहिए कि खाली डांसिंग या परफॉर्मेंसेज या ये, हमें प्रैक्टिकल वो एस्पेक्ट्स पे बच्चों को काम लेना चाहिए कि जब उनके पेरेंट्स भी देख रहे हो ना, तो वो फील कर रहे हो कि यार अल्टीमेटली मेरे बच्चे ने जो एक्ट किया ना, ये किसी को इंस्पायर होके किया। एग्जैक्टली, इंस्पिरेशन सामने रखनी चाहिए, कुछ सक्सेस स्टोरीज सामने रखनी चाहिए, ताकि बच्चे देखें और इनसे इंस्पायर हो और ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो कुछ अच्छा करने के लिए। इस पर हम बात जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और जो हमारी गुफ्तगू चल रही है सबीन गुल साहिबा से और मोहम्मद जमान खान अवान साहब से, बात हो रही है एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। एक तरफ बात हो रही है हुकूमती इक़दामात पे, कौन कौन सी चीजें हैं जो ऐड की जा रही हैं, कहाँ कहाँ बेहतरी लाई जा रही है, कहाँ कहाँ तब्दीली लाई जा रही है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब जरा आपकी अपनी जिंदगी पर भी आ जाते हैं, आपकी अपनी जाती जिंदगी। एक तरफ आप MPA होके एक पोजीशन संभाल के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, और एक तरफ आप सबीन हैं। तो सबीन कैसी हैं, कौन है सबीन? सबीन जो है वो एक सोशल वर्कर है। सबीन जो है वो एक मदर है, सबीन एक बेटी है, सबीन बहन है, सबीन जो है वो एक वाइफ है। इन सारी चीजों को लेके, और सबीन एक पॉलिटिशियन है जो कि जुनून है सबीन का। तो इस सारी चीजों को सबीन लेके चलती है, और बहुत मुश्किल है लाइफ, बहुत सारी चीजें और चीजों को फेस भी करना पड़ता है, बड़े बड़े तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, स्माइल के साथ चीजों को लेके चलती हूँ। बाज़ औक़ात तो बहुत किसी के ऊपर बहुत शदीद गुस्सा भी आता है, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और ये चीज जो है ना मेरी तरक्की का राज भी है कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो ये तहम्मुल है, बर्दाश्त है और गुस्सा पी जाना। अच्छा, सबीन गुल साहिबा क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करती हैं, क्रिटिसिज्म को कैसे लेती हैं? एक्चुअली मैं हमेशा मुस्बत लेती हूँ उसको, बेशक गलत भी क्रिटिसिज्म हो, क्योंकि क्रिटिसिज्म
डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप फिर भी उसको पॉजिटिव लेती हूँ। हाँ। और उसका मुझे बहुत फायदा होता है इस बात का। सबसे पहले तो जब क्रिटिसिज्म हो रही होती है मेरे पे, तो उसको बड़े तहम्मुल के साथ सुनती हूँ और जवाब नहीं देती, और फिर उसको मैं एनालिसिस करती हूँ कि कौन कौन सी चीजें वाकई जो है वो मेरे अंदर हैं, उसको मुझे ठीक करने की जरूरत है। और ये मैंने कहा ना, कामयाबी का राज ये आप खामोशी से अपने ऊपर काम करती रहती हूँ। मैंने गोल अचीव किया हुआ है, मतलब गोल मैंने सेट किया हुआ है, और उसको अचीव करने के लिए मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसके साथ चलती रहती हूँ। इससे कतई नजर के कौन मुझ पे किस तरह के कॉमेंट्स करता है, कौन मेरे, बहुत सारे लोग हर्डल्स भी लेके आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि वो हर्डल्स खुद बखुद अल्लाह ताला यकीन है तो वो हटती जाती हैं, और आज जिस मकाम पर हूँ वो इसी वजह से मुस्तकिल मजाजी और लीव इट। लाइफ इज अ चैलेंज, अगर हम अब ये कहें ना तो इट्स नॉट रॉन्ग, लाइफ इज अ टेस्ट, लाइफ इज अ चैलेंज। पॉलिटिकल मैदान आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है? जितना कि एक आम खातून के लिए होता है ना, उस तरह से नहीं रहा। ओके। स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इस लाइन में थे, तो जब आपके पार्टनर जो है वो दोनों एक लाइन में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आपको उस तरह से प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़े। तो मुझे बाकी खवातीन की तरह इस तरह के चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े, बट स्ट्रगल में इस मकाम पे आने में मुझे बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेग पुलिंग भी का सामना करना पड़ा, साजिशों का भी सामना करना पड़ा, और जब मैं फेडअप हो जाती थी तो मैं सिर्फ ये सोचती थी कि अल्लाह ताला ने इससे बेहतर मेरे लिए कुछ रखा है। तो वही चीज जो है वो मेरे अंदर, फिर मैं एनर्जेटिक और फिर से काम स्टार्ट, और फिर आप यकीन करें कि उससे अच्छा अवार्ड मुझे मिलता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मैं किसी चीज के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही होती, किसी चीज को अचीव करने के लिए, वो मुझे अचीव नहीं हो रही, मुस्तकिल मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, फिर मैं ये सोच के इत्मीनान हो जाती हूँ। अच्छा। स्ट्रगल जारी रहती है, लेकिन ये सोचती हूँ कि शायद अभी ये चीज मेरे लिए अल्लाह ताला ने नहीं रखी, और अल्लाह ताला ने कुछ सोच, मतलब उससे बेहतर प्लानर तो कोई नहीं है ना, क्योंकि वो तो वही जो वो चाहता है। और अगर हम हर इंसान ये सोच ले कि अगर कोई चीज हमें नहीं मिलती, और ये सोच ले कि अल्लाह ताला ने इससे बेस्ट आपके लिए रखा, और खुदा ने वादा भी किया है कि अगर जब मैं आपको कोई चीज या आपकी दुआ कबूल नहीं करता तो मैं उससे बेहतर तुम्हारे लिए रखा हुआ है, तो वो मैं उस पर यकीन रखती हूँ। और आज मैं फिर कहती हूँ कि जिस मकाम पे हूँ, अपने वालिदैन की दुआएं, अपने हस्बैंड की सपोर्ट, और अल्लाह ताला की वजह से और इस बिलीव की वजह से कि जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहता है, तो क्यों हम अपनी एनर्जी जो है वो नेगेटिव चीजों की तरफ लेके जाएं। अपना गोल सेट करें। मेरी तमाम बच्चियों को भी और खवातीन को भी ये रिक्वेस्ट होगी, नसीहत भी होगी कि अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, और गोल को सेट करें और उसकी तरफ चल पड़ें, और आसपास के लोगों की जो है फिक्र नहीं करें, ना ही उनके क्रिटिसिज्म के ऊपर जो है अपना दिल बुरा करें, बस अल्लाह ताला पे यकीन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जैसे उन्होंने की, देखें कुरान पाक में अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि मैं तुम में से किसी मेहनत करने वाले की मेहनत को जाया नहीं करता। बिल्कुल। तो जब इस अप्रोच के साथ काम किया जाता है, ये सोच बिलीव होना चाहिए अल्लाह की जात पे, तो जो आपका पैशन होता है ना वो आपको के ट्रैक पे ले जाता है। एग्जैक्टली। ये शुड बी कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब आप क्विट नहीं कर सकते ऐसे। यू हैव टू कीप वर्किंग फॉर द गोल यू आर ट्राइंग टू अचीव। हम अपने एक इवेंट करते हैं अपने इदारे में, तो उस इवेंट का नाम है जी एमिरेट्स एंटरप्रेन्योर एक्सपो। अच्छा, अब उस इवेंट से हम बेसिक यही गोल से मैं बताना चाह रहा था कि उस इवेंट में हम बच्चों को ये डिलीवर कर रहे होते हैं कि आप ये सोचें कि जब आपने कल को प्रैक्टिकल लाइफ में आना है तो आपने क्या बनना है। तो वो कहते हैं सर हमने ये करना है, ये स्टार्ट करना है, ये स्टार्टअप लेना है, तो हम वो प्रैक्टिकली उनको बना के देते हैं, प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद उसकी एक टीम बनाते हैं, उसका एक लीडर बनाते हैं, उसकी एक प्रेजेंटेशन रखते हैं, पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं। जो पेरेंट्स सोच रहा होता है कि मेरा बेटा कल को ये बनेगा, वो खुद से एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो आके देखता है कि बेटे ने ये क्या एक चीज डिजाइन कर दी है, तो उसको भी मौका मिलता है अपने बच्चों के साथ अटैच होने का, शेयर करने का एक दूसरे के साथ कि बाबा मैं ये कर रहा हूँ। तो वालिद जब मदर सोचती है कि अल्टीमेटली मेरा बेटा इस लाइन में, इट्स मीन के वेरी गुड। तो ये कुछ अप्रोच है जो हमें डेवलप करने की जरूरत है, तभी हमारे गोल सेटल होते हैं। ठीक है, आखिरी कुछ चंद मिनट्स हैं हमारे पास, और मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगी एक टॉपिक पे जो कि है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज आफ्टर कोविड-19 एटलीस्ट आई कैन से लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, और इस चीज का एहसास जरा ज्यादा शिद्दत से हुआ है कि something unexpected can happen any time.
तो आपको तैयार रहना होता है। बिल्कुल तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो चैलेंजिंग रहा है बच्चों के लिए खासकर। बिल्कुल रहा है, बिल्कुल इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? अच्छा, वैसे ऑनलाइन एजुकेशन इस लिहाज से बहुत अच्छा रहा है हाँ। कि माँ बाप को टाइम मिल गया अपने बच्चों को पढ़ाने का। हाँ। उनकी जो बॉन्डिंग लेवल हाँ, है वो exactly, इंक्रीज हुआ है। हाँ। इससे ये जरूर बेनिफिट हुआ है। देखें जो पेरेंट्स जिनके पास टाइम नहीं था या चीजों को मैनेज नहीं कर पाते थे, वो भी कंप्लीटली स्कूल पे रिलाई करते, वो भी घंटा 2 घंटा बच्चों को बुक्स या चीजें निकाल के शेयर करते थे। तो कम से कम बच्चों की अटैचमेंट बड़ों से भी हुई, इवन देन के नाना दादी से स्टोरी सुनने का मौका मिला। ठीक है, बहुत सारी लर्निंग घर में भी हुई। जो घर की लर्निंग होती है ना, वो एक बड़ी नेचुरल सी होती है, जो बच्चे की पर्सनैलिटी पे बड़ा एडजस्ट करती है। तो मैं ये कहता हूँ कि नो डाउट चीजें प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन कुछ इसके ऐसे बेनिफिट से जब बच्चे वापस भी आए ना, तो उनके अंदर चेंज है, बड़ी पोलाइट सी। मतलब कि उन्होंने बड़ा अपने आप को पॉजिटिव चेंज देखा। ये बड़ी अच्छी बात होगी कि आपने कुछ चले कुछ तो पॉजिटिव आया। एट द एंड सबीन गुल साहिबा, अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, बिकॉज प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने आप को तब्दील करें सबसे पहले, उसके बाद फिर लोगों से एक्सपेक्ट करें कि जी चीजें तब्दील होंगी। अपने मुल्क और अपने आप से आप वफादार हो जाएं तो हर चीज तब्दील हो जाएगी, हर चीज ठीक है जी। कहानी होती है लेकिन कहानी के पहलू भी होते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दोनों पहलू देखें, सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी पर नहीं चलना चाहिए। सी द बोथ साइड, सी द बिगर पिक्चर, बी पॉजिटिव एंड चेंज द नैरेटिव। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। महाजबीन आबिद को इजाजत दें, कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।